Good morning, everyone. In today's session of thermodynamics, we will study about the heat capacity, the different types of heat capacity, and how can we measure the heat of combustion or the heat of neutralization. Before discussing these heat of combustion and neutralization, we must have the knowledge about the heat capacity, followed by the Kirchhoff equation, Joule's law, and the Joule-Thomson effect. आज के सेशन में ये सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। जो पहले एक सेशन हमारा हीट ऑफ रिएक्शन का था, वो हम पहले ही अच्छे से जान चुके थे कि हीट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स क्या थी। तो वहां पे हमने ये देखा था कि हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर किस टाइप से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। लेकिन अब हम लैब के अंदर जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उस टाइप से किस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे, हीट ऑफ कंबशन को डिटरमाइन हम कैसे करेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी इनमें से आ सकता है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन भी यहाँ से आ सकते हैं कि डिराइव किरचॉफ इक्वेशन या डिफाइन जूल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट के जो जूल्स लॉ की जो डेफिनेशन है, जो रिलेशन है, वो कहाँ से आया। हमने पीछे जो पढ़ा था थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, उसको आप जरूर अपने माइंड में रखेंगे इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि आप देख पाएंगे कि जूल्स लॉ की जो डेफिनेशन है, किस तरीके से फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ जो स्टेट थी उसमें जब हम उसको अप्लाई करते हैं आइडियल गैस के ऊपर, तो वो जो रिलेशन कैसे यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे, और कैसे आप कह पाएंगे कि सर ये तो वही रिलेशन है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का, अगर हम रियल गैस के ऊपर अप्लाई कर दें और जो आंसर आता है वही स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पे जूल्स लॉ की बन गई। तो ये सारी की सारी बातें आज हम देखेंगे हमारे आज के सेशन के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो इसीलिए आप बड़े ध्यान से इस चीज को नोट डाउन करते रहना, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले हमारे आज के सेशन में जो हमारी फर्स्ट टर्म हम यूज करने वाले हैं, दैट इज द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी मीन्स किसी काम को करने की कैपेसिटी। हीट, हीट से रिलेटेड आ गई तो हीट को एब्जॉर्ब करने की, हीट को रिलीज करने की कितनी है कैपेसिटी। और कैपेसिटी की सेंस कैसे रखें कि हमारे बॉडी के अंदर कितनी है कैपेसिटी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ हीट आ जाए और टेम्परेचर हमारी बॉडी का हमें मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो मीन्स कितनी हीट हमें मिले कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए, कितनी रिलीज हो जाए बाहर हीट के टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आपका डिक्रीज हो जाए। तो ये सारी बातें अभी हम देखेंगे और वही डेफिनेशन हमारी बन जाएगी हीट कैपेसिटी की। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट हम दें उस सिस्टम के अंदर ताकि क्या हो जाए, जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए। कितना इंक्रीज हो जाए? दैट इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ जाए तो आप उसे कहते क्या है? दैट इज कॉल्ड एज द हीट कैपेसिटी। तो the amount of heat required, the amount of the heat required to raise the temperature of the system by 1 डिग्री सेल्सियस is called as the heat capacity। लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि अब इसका रिलेशन कैसे लिखें। देखो, हीट कैपेसिटी को आप सी से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने ऊपर लिखा यहाँ पे कि कितनी हीट दी। मान लीजिए द अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड, हीट रिक्वायर्ड, वो कितनी हो गई? क्यू जूल, हमने उसको लिख दिया। कितना हो गया बेटा? क्यू जूल। अगर जब हमने हीट दी तो होगा क्या? जो इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए पहले T1 है, पहले टेम्परेचर बोलो कितना है बेटा? T1। तो फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए हो गया T2। तो ये डिफरेंस ऑफ जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका dt या डेल्टा टी, आप कैसे भी लिख सकते हैं। सो द हीट कैपेसिटी जिसे आप C से रिप्रेजेंट करेंगे, नाउ इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय dt। Q डिवाइडेड बाय dt, और dt यहाँ पे क्या है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज T2 माइनस में T1। तो ये आपका रिलेशन बन गया हीट कैपेसिटी का। तो बोलो हीट कैपेसिटी का रिलेशन क्या बन गया? द रिलेशन ऑफ द हीट कैपेसिटी इज C इज इक्वल टू Q अपॉन dt। तो ये आप याद रखेंगे बेटा, ये आप क्या रखेंगे? याद। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे देखते हैं। अगर और भी स्मॉल चेंज हम कर दें, जो हीट हम दे रहे हैं उसमें और स्मॉल चेंज कर दें, पहले कोई हीट थी, बाद में हमने कुछ हीट दी, पहले बॉडी के अंदर कोई ना कोई हीट तो होगी ही ना।
और बाद में कोई एनर्जी तो होगी, फिर हमने कुछ हीट दी तो चेंज कितना ला दिया, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। अगर हम देखें जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो हम कैसे सप्लाई करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करें, एट कांस्टेंट प्रेशर करें, ऑन दैट बेसिस जो हीट कैपेसिटी है इसकी फर्दर दो टाइप हो सकती है। कौन कौन सी? फर्स्ट होगी द हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको रिप्रेजेंट हम सी, और नीचे जो हम बेटा ये स्मॉल लिखते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे वी लिखा, तो सी वी, वी हमेशा स्मॉल ही लिखना होता है ऐसे, तो जो भी स्मॉल लिखे इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है। तो द हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम को हम सीवी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो? देखो जो डेफिनेशन हमने अभी ऊपर लिखी थी, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, के आगे सिर्फ क्या ऐड कर दो यहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेफिनेशन बन जाएगी हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ द हीट, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड किस लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। उसी टाइप से जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा था C इज इक्वल टू क्या लिखा था, Q अपॉन डी टी, तो अब C के साथ V लगा देंगे, तो हीट भी तो सप्लाई की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Q के साथ भी आप V लिख देंगे। तो इस तरह से रिलेशन बन जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो क्या बन गया देखो, CV इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन डी टी, क्यू वी अपॉन बोलो क्या बन गया, डी टी। और आपने पढ़ा था पीछे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ा रहे थे, तो क्यू वी क्या होता है, क्यू वी किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू डीई, या डेल्टा ई आप कह सकते हैं। इसलिए हमने देखो क्यू वी की जगह क्या लिख दिया, डीई लिख दिया। तो बोलो हमारा रिलेशन क्या बन गया, सी वी इज इक्वल टू डीई अपॉन डी टी। कई बार हम यूज भी करेंगे इस रिलेशन को कि डीई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाए तो डी टी ऊपर आ जाएगा सीवी के साथ, तो क्या बन जाएगा, डीई इज इक्वल टू सीवी डी टी, डीई इज इक्वल टू सीवी डी टी। ऐसे हम यूज करेंगे काफी रिलेशंस के अंदर, काफी डेरिवेशंस के अंदर, तो आप ये याद रखना। तो ये चीजें हमें याद रखनी ही है। तो सीवी बेटा किसके इक्वल हो गया, सीवी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन डी टी, इट इज ऑल्सो फर्दर इक्वल टू द डीई अपॉन डी टी। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नाउ वी कैन से दैट द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हीट कैपेसिटी है जिसे सीवी कह रहे हैं, दैट इज द हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ये किसके इक्वल हुआ, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। देखो ऊपर डीई आ गया ना, और डिवाइडेड बाय डीटी है, तो इसलिए हमने पहले क्या लिखा, डीई को इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद द टेम्परेचर, विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दैट इज अबाउट द सीवी। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप हीट कैपेसिटी की, दैट इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको आप सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो स्मॉल पी लिखा नाम हमने यहाँ, तो मींस प्रेशर कांस्टेंट है। उसी टाइप से डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ पे, जो हमने देखो यहाँ पे लिखा है बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम, बस इसकी जगह हमें क्या लिखना है, कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड किस लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर। उसी टाइप से फार्मूला बोलो क्या बनेगा, जैसे इधर हमने लिखा सीवी, इधर क्या बन जाएगा सीपी। यहाँ पे हमने लिखा क्यू वी बाई डी टी, तो इधर क्या बना देंगे हम, क्यू पी बाई डी टी। और क्यू पी बोलो किसके इक्वल था, हमने डिराइव किया था पीछे एंथैल्पी के बारे में जब आपको पढ़ाया, तो क्यू पी इक्वल होता है डी एच के या डेल्टा एच के, तो हम यहाँ पे डी एच बाई डी टी आ जाएगा रिलेशन यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो देखो वही आया आपका सीपी इज इक्वल टू क्यू पी बाई डी टी, एंड इट इज फर्दर इक्वल टू, क्योंकि क्यू पी डेल्टा एच के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने क्यू पी की जगह बोलो, ये जो क्यू पी है इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, डी एच। और फिर वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशन में यूज होगी, तो डीएच की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो बोलो क्या वैल्यू पुट कर देंगे, डीटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीपी के साथ ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, डीएच इज इक्वल टू सीपी डीटी। आप देखना किस तरीके से हमारा नया रिलेशन बनेगा और उसका क्या नाम हम आगे देंगे, लेकिन इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। तो उसी टाइप से फर्दर इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी, यहाँ पे डीएच आ गया था, विद द टेम्परेचर क्योंकि नीचे डिवाइडेड बाय डीटी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्योंकि सीपी है, तो मतलब प्रेशर है कांस्टेंट। तो इस टाइप से आपने दो हीट कैपेसिटी देखी, कौन कौन सी हुई बोलो, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर। अब हम इनमें रिलेशन भी पढ़ेंगे कि इन दोनों में से
किसकी वैल्यू बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है और क्यों होती है। एक चीज देखो, ध्यान रखें यहाँ पे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में ये ध्यान रखना है कि हम हीट दे तो रहे हैं, लेकिन कैसे कि वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है। कंटेनर का कोई वॉल्यूम है, उसको आप बदलेंगे नहीं, उसका जो भी वी वॉल्यूम है तो वी ही रखेंगे, उसके अंदर चेंज ना आए। ठीक हो गया बेटा। अगर वॉल्यूम चेंज ना करेंगे तो क्या होगा, अगर आप हीट भी सप्लाई कर रहे हैं बाहर से और वॉल्यूम आप चेंज कर नहीं रहे तो क्या होगा। तो फिर वही चीज हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। अब दूसरी चीज देखो, प्रेशर कांस्टेंट करना है, तो हीट भी आप बाहर से दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं आप बाहर से, तो जो हीट आप बाहर से दे रहे हैं तो लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कैसे कांस्टेंट हो, देखो जब आप हीट बाहर से दे रहे हैं तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी तो इधर भी बढ़ गई, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो जितनी भी हीट दी वो सारी की सारी हीट क्या काम आ रही है, पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो पार्टिकल कोलाइड करेंगे वॉल ऑफ द कंटेनर के, प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम वही रखना है, वॉल्यूम वही रखना है, तो प्रेशर हो जाएगा उधर इंक्रीज। लेकिन इधर क्या होगा, हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो बोलो क्या होगा, कोई कंटेनर है, आपने जितनी हीट दी, पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई ना, फिर और हीट देंगे आप, तो उससे क्या होगा, जो आपने हीट दी प्लस में कुछ हीट क्या काम आ रही है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो वो वॉल्यूम को क्या करेगी बोलो, इंक्रीज, ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे, ताकि प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट। तो इसीलिए हमें कहाँ पे हीट ज्यादा देनी पड़ी है बोलो, सीपी के दौरान। सीपी के दौरान क्यों, क्योंकि कुछ तो इंटरनल एनर्जी हमने बढ़ानी थी, क्योंकि टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, प्लस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के काम आई जो बाहर से हीट थी वो तो है ही, प्लस कुछ हीट का हिस्सा क्या काम आएगा, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, क्योंकि प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट। तो बोलो कहाँ पे हीट ज्यादा देनी पड़ी, सीपी के दौरान। तो मतलब आपका जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो रिलेशन है सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूपी है, यहाँ पे है ना, ऊपर क्यूपी है, तो क्यूपी हीट ज्यादा देनी पड़ी, क्योंकि क्यूपी की वैल्यू ज्यादा है तो सीपी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी होता है। तो ये भी आज हम देखेंगे। तो इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो मैथमेटिकल क्या है, फिर थ्योरेटिकल भी, जो बातें मैंने अभी बोली वो आगे हम आंसर में लिखेंगे, ऐसे एग्जाम में अक्सर आता है। तो नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सीपी एंड द सीवी। देखो हम ये तो जरूर जानते ही हैं जो अभी हमने पढ़ा, कि वी नो दैट सीवी किसके इक्वल होता है, सीवी इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन डी टी। और ये फर्दर भी बोलो किसके इक्वल होता है, क्योंकि क्यू वी किसके इक्वल होता है, डीई के, तो हम लिख सकते हैं डीई बाय डी टी। क्लियर हो गया इतना। ऐसे हमने सीपी के बारे में भी पढ़ा, तो सीपी किसके इक्वल था, सीपी इज इक्वल टू क्यू पी बाय डी टी। ऐसे ही क्यू पी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच के या डी एच के, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी एच बाय डी टी। इतना तो ठीक है। अब हम है देख रहे हैं इन दोनों के बीच रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब इनमें डिवाइड करें या डिफरेंस लें, तो हमने देखो इनका डिफरेंस लिया है यहाँ पे, तो सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होगा, जो अभी हमने ऊपर लिखा था, पहले सीपी की वैल्यू लिख दें क्यू पी बाय डी टी, और माइनस में क्या आएगा, क्यू वी बाय डी टी। क्लियर हो गया बेटा। अब ये क्यू पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी एच, और सी क्यू वी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी। तो हमारा नेक्स्ट रिलेशन बन जाएगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू डी एच बाय डी टी माइनस, बोलो माइनस डीई बाय डी टी। ठीक हो गया इतना। फर्दर एंथैल्पी का भी तो रिलेशन था जो हमने पढ़ा था, एंथैल्पी का रिलेशन था, बोलो क्या था एंथैल्पी का रिलेशन, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी बी। ये हमने थर्मोडायनेमिक स्फीयर के बेसिस पे भी देखा कि यही क्यों होता है, सीखा था ना हमने थर्मोडायनेमिक स्फीयर को, आप ध्यान रखिए, वहां पे हमने सीखा था कि एच इक्वल टू ई प्लस पीवी ही क्यों होता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक स्फीयर में हमने लिखा था ना, क्या क्या लिखा था, वहां पे एस पी लिखा था ना, एस पी ऐसे करके। देखो आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, मैं आपको देखो अगर यहाँ पे बताने की कोशिश करूं कि ये कैसे आया था, देखो ये हमारा देखो थर्मोडायनेमिक स्फीयर था ऐसे। देखो इन चीजों को है ना बेटा, आप याद रखना, इनको भूलना नहीं है। एस पी और वी टी देखो जो पैरेलल चलते हैं, फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एच लिखा था, देखो लिखा था ना, सत्य प्रकाश वेरी टाइडी, सब पकवान वेरी टेस्टी, सत्य प्रकाश वेरी टैलेंटेड, ऐसे कैसे भी आप याद कर सकते थे। यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे जी आ गया, हर घर, बोलो आगे क्या था, यहाँ पे क्या आएगा, आई, और बोलो क्या, या तो एच यू लिख दो यहाँ पे, या ई लिख दो, इंटरनल एनर्जी। उसको कैसे याद किया था, हर घर आई यूनिटी, या हर घर आई एनर्जी, है ना, तो ये आप इसी टाइप से लिख देते हैं।
फिर हमें देखो एच के बारे में सीखना था, तो एच के बारे में देखो कैसे सीखा था, बताओ जल्दी बताओ। एच के बारे में जो रिलेशन था कैसे सीखा था। एच तक तो पहुंचेंगे, लेकिन स्टार्टिंग इसमें देखो यहाँ पे ई है, ई से स्टार्ट किया था। देखो ये हमारे पास ई रहा है ना, ई। ई से मैंने बताया था कि आप किसी भी डायरेक्शन में चलें, देखो ई या यू कह दो, देखो ये एरो मैंने ऐसे लगाया है ना, देखो ऐसे। तो हमने क्या लिखा था, यू से बोलो किधर गए, ई से बोलो किधर गए, वी की तरफ। तो पहले मैंने ई लिखा था, देखो रिलेशन ऐसे सिखाया था, पहले मैंने ई लिख दिया। ई लिखा ना बेटा, ई से या यू कह दो, वी की तरफ गए। अब वी से किधर गए, वी से गए, बोलो किधर, डायगनली जाना होता है। वी से गए पी की तरफ, वी से गए पी की तरफ, एरो ऊपर की तरफ है। ई प्लस में बोलो क्या लिखना था हमें, पीवी, ई प्लस पीवी हो गया ना बेटा, ऊपर की तरफ एरो है तो प्लस साइन आना था। अब मैंने बताया था यू से वी की तरफ गए तो एरो किधर आया, देखो इधर, देखो इसके अपोजिट चलना है, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल तो देखो इधर बना, देखो ऐसे एंटी पैरेलल, तो बोलो क्या आ गया था ये, इक्वल टू आ जाएगा, जो जिधर एरो गया बोलो इज इक्वल टू एच। तो क्या बन गया था, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। अब आ गया होगा आपको ध्यान। तो ऐसे आपको इन चीजों को भूलना नहीं है बेटा। ये सारी चीजें पहले आपको इसलिए बताई गई थी ताकि आप अच्छे से रिलेशन को याद रख सकें। आप इधर उधर ना लिख दें, कभी आप गलती से ना लिख दें कि ई इज इक्वल टू एच प्लस पीवी ना कर दें, है ना, कहीं प्लस की जगह माइनस साइन ना लगा दें। तो इसीलिए आपको ये टॉपिक पहले सिखाया गया था, पढ़ाया गया था, तो आप इसको अच्छे से ही याद रखेंगे। तो देखो, खैर चलो आगे चलते हैं। फर्दर वी नो दैट एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ऊपर देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डी एच बाई डी टी है ना बेटा, देखो डी एच बाई डी टी, तो यहाँ पे तो एच ही है, एच के आगे डी भी आना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को। नीचे डिवाइडेड में dt है, तो मतलब किसके रिस्पेक्ट में कर दो, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर दो। क्लियर हो गया ना। ऐसे डी है तो डिफरेंशिएशन ई का भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय dt है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर देंगे। क्लियर हो गया। लेकिन उससे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पे ये जानते हैं पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के। एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो पीवी इजिकल टू आरटी हो जाएगा। तो देखो वही काम करते हैं, तो एच इजिकल टू ई प्लस आर टी लिखा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए, 1 मोल के लिए अगर हम रिएक्शन इक्वेशन को लिखें, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो हमें क्या मिलेगा बोलो, बताओ क्या लिखेंगे, एच की जगह क्या आ जाएगा बोलो, डी एच बाई डी टी आ गया ना बेटा, देखो उसी टाइप से डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डीई बाई डी टी प्लस, देखो अब आर टी दो फैक्टर आ गए बेटा, एक को पकड़ ले, एक को पकड़ ले, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दे, तो आर को ऐसा रखा, तो टी का किया तो डी टी बाय डी टी। क्लियर हो गया बेटा। प्लस, प्लस में पहले हमने आर को पकड़ा, अब टी को पकड़ ले, देखो टी को हमने पकड़ लिया। अब डिफरेंशिएशन किसका किया, आर का, मतलब डी आर बाय डी टी, हमने सीधा यहाँ पे जीरो लिख दिया। या जैसे हमने डी टी बाई डी टी लिखा था ना बेटा, आप लिख सकते थे डी आर बाई डी टी, लेकिन आर इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। तो यहाँ पे भी देखो dt से dt कैंसिल हो गया, आर की जगह यहाँ पे जीरो की जगह बेटा आप पहले क्या लिख सकते थे, यहाँ पे डी आर बाई डी टी आप लिख देना बेटा, आपको लिखना हो तो आप एग्जाम में यहाँ पे इस जीरो की जगह पे देखो, इस जीरो की जगह आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पे डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी, ठीक हो गया ना बेटा। और मल्टीप्लाइड में टी तो है ही, मैंने जीरो की जगह बताया। अब डी आर जो हमने यहाँ पे लिखा डी आर, तो बोलो डी आर तो कांस्टेंट है बेटा, आर तो कांस्टेंट है, तो इसलिए डी आर बाय डी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे। अब बच क्या गया, बच सिर्फ इतना हिस्सा गया कि डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी प्लस में आर, सिर्फ इतना ही तो बच गया, तो यही हमने देखो लिख दिया यहाँ पे। अब ये डी एच बाई डी टी क्या है, ऊपर तो हमने सीखा था डी एच बाय जो डी टी है, ये कौन है, ये सीपी है। तो डी एच बाई डी टी की जगह यहाँ पे सीपी लिख देंगे, और डीई बाई डी टी क्या है, दैट इज सीवी, ये सीवी है, देखो ऊपर हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे हम सीवी लिख देंगे। तो क्या रिलेशन आ गया, बोलो क्या आ गया यहाँ पे रिलेशन हमारा। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, देखो डीई बाई डी टी को इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इक्वल टू के इधर था, उधर गया तो जाके क्या बन गया, माइनस इज इक्वल टू आर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। तो बोलो सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होता है, आर। ऐसे ही सीपी को अगर सीवी से डिवाइड करें, सीपी को किससे डिवाइड करें, सीवी से डिवाइड करें, तो आप उसे कहते हैं गामा, पॉइजन रेशियो बन जाती है गामा। वो भी हम आपको बताएंगे आगे जाके, तो वो भी आप ध्यान रखना। अब की हम आपको सीपी बाय सीवी के बारे में बताएंगे, और उसकी वैल्यू क्या होती है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो हमारा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो हीट कैपेसिटी ऑफ 10
मोल ऑफ आइडियल गैस। अभी हमने बताया ना, जो फार्मूला हमने निकाला था वो 1 मोल के लिए था, आपने देखा होगा। पी विजिकल टू, देखो एनआरटी हमने पुट किया था, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी थी, लेकिन न्यूमेरिकल में दे दिया द हीट कैपेसिटी फॉर द 10 मोल निकाले, 10 मोल। तो कोई बात नहीं, हम एन वहां पे रख देंगे। एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। जूल का मतलब क्यू, देखो था ना आपका हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, क्यू बाय dt था। तो ऊपर क्यू था मतलब यूनिट जूल हो गई, नीचे था डिवाइडेड में टेम्परेचर, तो पर केल्विन हो गया। तो इसलिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू मतलब यूनिट से भी हम पता लगा सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर लिख दिया, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब सीपी की वैल्यू है ये। नाउ द हीट कैपेसिटी ऑफ द सेम गैस एट द सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताएं, मतलब सीवी निकालेंगे ना। तो हीट कैपेसिटी कैसे निकालो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी दे रखा है, सीवी निकालो, नंबर ऑफ मोल्स भी दे दिए, टेम्परेचर भी दे दिया। तो देखो फार्मूला हमारे पास है ही, सीपी माइनस सीवी इजिकल टू आर है 1 मोल के लिए, एन मोल के लिए तो एन से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। निकालना क्या है, निकालना हमें यहाँ पे सीवी है, और दे क्या रखा था बोलो, हमारे यहाँ पे दे रखा था सीपी की वैल्यू, बोलो कितनी दे रखी थी, सीपी की वैल्यू दे रखी थी 300 जूल पर केल्विन, है ना। और टेम्परेचर बोलो बेटा कितना दे रखा था यहाँ पे, ये तो सीपी है, ये तो सीपी दे रखा था। टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने लिख दिया यहाँ पे सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज सेम, मतलब दोनों केसेस में टेम्परेचर बोलो क्या है यहाँ पे, सेम ही होगा। उसी टेम्परेचर के ऊपर सीपी सीवी निकाला है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू बोलो बेटा कितनी दे दी, यहाँ पे वो दे दिए गए 10 मोल्स है, बोलो कितने मोल्स दे रखे हैं, दैट इज द 10 मोल्स। और निकालना बोलो क्या है, सीवी, सीवी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। तो अब ये सारी चीजें आपको दिख रही है, देखो यहाँ पे सीपी की जगह सीपी की वैल्यू पुट कर दें, सीवी निकालना ही है, एन की जगह नंबर ऑफ मोल्स पुट कर दें, आर गैस कांस्टेंट होता ही है। तो देखो हमने वही किया, सीपी की जगह 300 वैल्यू पुट की, सीवी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 10 दे रखे हैं, और आर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट भी होती है ना आर की, जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जब आप लेते हैं। अब सिंपली आपको कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन के बाद सीवी का आंसर बोलो क्या आ गया, 217 जूल पर केल्विन। कहाँ पे है, बी ऑप्शन में है। नाउ द बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक हो गया। चलो अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं। देखो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसको भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन के अंदर ये आना होता है। बोलो क्या है ये आपका, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा क्यों होता है। तो देखो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। ये तो हमने सीख ही लिया कि सीवी क्या है, सीपी क्या है। तो सीवी क्या था, तो उसके दौरान होता क्या है, अब हम वो देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपके पास देखो कोई कंटेनर है, ध्यान देना बेटा, देखो ये कोई कंटेनर है, और इसका देखो ये कोई वॉल्यूम, ये पिस्टन हमने लगा दिया, और इसका कोई ये वॉल्यूम वी है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम वी है। देखो हमें वॉल्यूम को क्या रखना होगा, कांस्टेंट सीवी के दौरान। तो वही हमने लिखा कि एट द कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड। अब हम देखो बाहर से कोई ना कोई देखो हीट देंगे, यहाँ से हीट सप्लाई करेंगे हम, है ना। जो हीट देंगे, अब इसके अंदर देखो जो भी ये पार्टिकल है ना, गैस के पार्टिकल है इसके अंदर, हमने पार्टिकल ले रखे हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम हीट देंगे, जो ये पार्टिकल हैं उस हीट को क्या करेंगे बोलो, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स थे इसके अंदर उनकी जो इंटरनल एनर्जी है, जो पार्टिकल हैं उनकी बेटा कौन सी, इंटरनल एनर्जी, वो क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करेंगे पार्टिकल। तो जो पार्टिकल्स थे उनकी इंटरनल एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी, दैट विल इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। तो जितनी भी हीट दी हमने वो क्या काम आई, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आ गई। हो गया ना, क्योंकि इतनी हीट देते रहेंगे कि इनकी इंटरनल एनर्जी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि जो फाइनल टेम्परेचर है, जो फाइनल यहाँ पे टेम्परेचर, उसमें चेंज कितना आ जाए। जब टेम्परेचर T1 से कहाँ पे जाएगा, पहले तो T1 था ना जब हमने हीट नहीं दी थी, और जब हीट दे दी तो टेम्परेचर T2 हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाए बोलो, दैट बिकम्स 1 डिग्री सेल्सियस। इतनी हीट हम ये बाहर से सप्लाई करेंगे। तो सारी हीट क्या काम आई, क्योंकि टेम्परेचर ही इंक्रीज करना है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, जितनी भी हीट दी हमने वो क्या काम आई, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इज कंप्लीटली यूज्ड। क्योंकि 1 डिग्री कैसे बढ़ा, इज कंप्लीटली यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तभी टेम्परेचर आपका बढ़ा है।
और ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ा। वॉल्यूम बिल्कुल हमें क्या रखना है? सेम। क्लियर हो गया बेटा? अब उसके बाद अगली बात करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम यही सेम काम करते तो देखो क्या होता। देखो ध्यान से देखना। अब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास बेटा देखो ये कंटेनर है, यहां से देखो ये कंटेनर है, उसी टाइप से हमने क्या लगा रखा है इसके ऊपर, ये कोई पिस्टन लगा रखा है। अब देखो कुछ देर के बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो दूसरा डायग्राम भी मैं साथ के साथ देखो आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ। अब देखो ये जो पहला कंटेनर है इसका उसी टाइप से हमने बाहर से बेटा क्या दी, इसमें हीट सप्लाई की, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखना है। पहले देखो वॉल्यूम मान लीजिए कितना है यहाँ पे, V1 है। तो जैसे ही हमने हीट दी बाहर से तो जो इंटरनल एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ गई। बढ़ गई तो क्या करेंगे, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही 1 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। लेकिन दे विल साइमल्टेनियसली कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट रखना है, इसीलिए पिस्टन को देखो हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। देखो ये यहां तक आ गया। जो वॉल्यूम पहले V1 था अब वो बोलो कितना हो गया, V2 हो गया ना बेटा। तो एक्सपेंशन भी करना पड़ा ना यहाँ पे, एक्सपेंशन, इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ा, किस लिए? ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो विन सब क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ गया T1 से T2, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ा। तो देखो एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करना होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा ही। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कैसे होगा, हमें बाहर से जो हीट दी क्या वो इतनी ही थी? नो। जितनी हीट मान लीजिए यहाँ पे आपको Q1 हीट दी थी, यहाँ पे भी मान लीजिए ये Q1 हीट दी थी प्लस, लेकिन इतने से तो काम चला नहीं ना, क्योंकि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो Q1 प्लस समथिंग कुछ और हीट दे दी, मान लीजिए मैंने प्लस में DQ लिख दिया, समथिंग मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू कॉज दैट एक्सपेंशन, टू इंक्रीज दैट वॉल्यूम। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए बोलो कहाँ पे हीट ज्यादा देनी पड़ी, यहाँ पे हीट तो सिर्फ Q1 देनी पड़ी थी, यहाँ पे Q1 तो है ही है, प्लस साथ के साथ प्लस में DQ भी एक्स्ट्रा हीट भी देनी पड़ी। So at constant pressure, the amount of the heat required to raise the temperature of the system by 1 डिग्री सेल्सियस will be more। ये ज्यादा होगी हीट, जैसे मैंने आपको समझाया Q1 प्लस DQ at the constant pressure। लेकिन ऐसा क्यों? अब हम उसका रीजन लिखते हैं, बिकॉज द हीट इज यूज्ड, क्योंकि कुछ हीट क्या काम आ रही है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हमें रखना था। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ा, मान लीजिए पहले यहाँ पे जो प्रेशर था वो P1 था, देखो P1 था प्रेशर, और बाद में भी प्रेशर बोलो ये अंदर का क्या रहना चाहिए, फिर भी P1 ही रहना चाहिए। प्रेशर P1 था, P1 ही रहे। लेकिन अगर हम वॉल्यूम वही रखते तो P1 से P2 हो जाता, इंक्रीज हो जाता, जैसे ऊपर हमने बताया ही था आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, वॉल्यूम इंक्रीज। सो सम ऑफ द हीट इज यूज्ड टू डू द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ा प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए। तो जो भी काम करना पड़ा यहाँ पे उसको कहते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इन एडिशन टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो बढ़ानी ही थी क्योंकि टेम्परेचर T1 से T2 तो यहाँ पे भी करना ही है। क्लियर हो गया ना बेटा? तो टेम्परेचर तो देखो दोनों केस में करना था, जो यहाँ पे हम ऊपर लिख रहे हैं जिसे आप CV की बात बता रहे थे, वहां पे भी टेम्परेचर T1 से T2 1 डिग्री सेल्सियस करना है। अब हम जब यहाँ पे बात CP की कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो टेम्परेचर तो हमें बढ़ाना ही है T1 से T2। यहाँ पे भी टेम्परेचर बेटा पहले इस सिस्टम का बोलो कितना था, T1 था, और अब बढ़ के बोलो कितना हो गया, यहाँ पे इस सिस्टम का अब कितना हो गया, दैट इज द T2। और ये चेंज बोलो बेटा कितना है, दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो है ही है, प्लस प्रेशर भी कांस्टेंट था, इसलिए some extra heat is required to cause the work of expansion to maintain the pressure constant। So the heat capacity at the constant pressure is greater than the heat capacity at the constant volume। इसलिए CP की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू CV, क्योंकि जो आपका CV था उसका फार्मूला बोलो क्या था, CV का तो बेटा फार्मूला आपका ये था ना, बोलो क्या था, Q डिवाइडेड बाय DT। ठीक हो गया बेटा? और CP का क्या था उसी टाइप से, Q डिवाइडेड बाय DT। DT तो दोनों में कॉमन है, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, देखो DT इज सेम, DT इज सेम। तो CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया, CP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। तो CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये भी Q है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू तो Q1 है CV के केस में, यहाँ पे Q1 जो जिससे टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा, प्लस एक्स्ट्रा DQ दैट इज टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। तो इसीलिए Q की वैल्यू किस में बड़ी है, जो हीट देनी पड़ी CP के केस में, इसीलिए CP इज ग्रेटर देन CV। यही हमने आपको यहाँ पे समझाया है, लिखा।
इसके बाद अब हम बात करते हैं रेशो की। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हमने देखा था दोनों का डिफरेंस कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, हमने देखो निकाला भी था। और देखो अभी हमने बता भी दिया ना, थ्योरेटिकली समझ भी लिया वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, और मैथमेटिकली भी देख लिया कि सीपी में से कुछ माइनस कर दें सीवी तो वो आर के इक्वल होता है। पढ़ा था ना अभी मैथमेटिकली, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो मतलब बड़ा कौन था? सीपी ही तो था ना बड़ा। सीपी में से कुछ माइनस करें फिर भी कुछ बच रहा है, दैट इज आर, दैट इज बोलो कौन? आर। अब रेशियो देखेंगे, तो जो रेशियो होती है हीट कैपेसिटीज की सीपी बाय सीवी, दैट इज कॉल्ड एज गामा। और जो ये गामा की जो वैल्यू होती है डिपेंड अपॉन द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी गैस का जो फार्मूला है, जैसे ग्रुप 18 की जो गैसेस होती हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ऐसे जो हम पढ़ते हैं, तो उन वो तो मोनोएटॉमिक गैसेस है, मतलब उसमें एक ही एटम होता है। तो दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी, मींस द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द फार्मूला ऑफ द गैस। ऑक्सीजन है, O2 है, तो दो हो गए आपकी, एटोमिसिटी 2 है O2 की, क्योंकि उसमें O2 के फार्मूला में दो ऑक्सीजन है, तो एटोमिसिटी इज 2। आ गया बेटा? बात समझ में आ गई? एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है? कितने एटम प्रेजेंट है उसके फार्मूला के अंदर। तो अब देखो, जो एटोमिक, जो हमने यहाँ पे गामा की वैल्यू देखी वो कितनी आती है? द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मोनो एटोमिक, द डाई एटोमिक, द ट्राई एटोमिक इज, मोनो एटोमिक के लिए होती है 1.66, डाई एटोमिक के लिए होती है 1.40, और ट्राई एटोमिक गैसेस के लिए होती है 1.30। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है, ये चीज आप याद ही रखेंगे। लेकिन अब याद कैसे रखें? इसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने सीखी। देखो क्या क्या सीखी, अब बड़े ध्यान रखना। देखो, मान लीजिए अकेला एटम है आपके पास, ध्यान देना। एक शब्द आता है जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है वो कितने तरीके हैं एक मोलिक्यूल के द्वारा एनर्जी को स्टोर करने के। मोलिक्यूल के अंदर देखो स्टोर एनर्जी तो है ही, तो वो कितने तरीके से एनर्जी को स्टोर करता है, डिपेंडिंग अपॉन द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। वो गैस की एटोमिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एटोमिसिटी के ऊपर। और देखो वो कैसे करते हैं, वो अभी हम आपको बताते हैं। पहले देखो ये साइड वाला जो पोर्शन है इसको इरेज करते हैं हम। तो देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो गैसेस होती हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक गैसेस, ये एनर्जी को जो स्टोर करते हैं, उस स्टोर करने का जो तरीका होता है, कितने तरीके से करते हैं, वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। तो एनर्जी होगी तभी तो पार्टिकल्स के अंदर कुछ मूवमेंट आएगी, कुछ हलचल होगी उसके अंदर। तो वो हलचल कितने टाइप की हो सकती है, वो कितने तरीके से एनर्जी स्टोर करते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर होता है। तो जो आपके तरीके हैं एनर्जी को स्टोर करने के, मान लीजिए आपके पास कोई मोनो एटॉमिक गैस है। बोलो कैसी गैस है आपके पास? जैसे मैंने अभी आपको बताया, मोनो एटॉमिक गैस है आपके पास। बोलो कैसी है? गैस आपके पास कोई भी हो सकती है ना बेटा। दैट में बी द मोनो एटॉमिक, दैट में बी द डाई एटॉमिक, दैट में बी द ट्राई एटॉमिक, हो सकती है ना। तो मान लीजिए आपके पास मोनो एटॉमिक गैस भी हो सकती है। देखो मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ऐसे ही डाई एटॉमिक भी मान लीजिए हो सकती है, डाई एटॉमिक। ऐसे ट्राई एटॉमिक भी हो सकती है, देखो ट्राई एटॉमिक है ना। डिफरेंट टाइप की गैसेस हो सकती है आपके पास, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और द ट्राई एटॉमिक। मान लीजिए डिफरेंट टाइप की आपके पास गैसेस है। तो अगर मान लीजिए मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, तो इसमें हम देखना क्या चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि जो मोनो एटॉमिक गैस है, या डाई है, या ट्राई है, इसमें क्या ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन, बोलो कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। तो चाहे मोनो एटॉमिक हो चाहे डाई एटॉमिक हो, तो जो ट्रांसलेशनल मोशन होंगे, क्योंकि तीन एक्सिस होते हैं XYZ, तो इसके अंदर आपके बोलो ट्रांसलेशनल जो मोशन होंगे, चाहे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक हो या ट्राई एटॉमिक हो, क्योंकि एक्सिस तीन होते हैं, बोलो कितनी होगी? ट्राई ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो बोलो कितनी होगी? तीनों में 3 वैल्यू होगी उसकी। क्लियर हो गया? 3 ट्रांसलेशनल मोशन होंगे, चाहे आपकी गैसेस मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो या ट्राई एटॉमिक हो। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर डाई एटॉमिक के बाद अगर हम देखें, ट्रांसलेशनल के बाद अगर हम देखें अगला, रोटेशनल मोशन। बोलो कौन से मोशन? रोटेशनल मोशन। अगर हम बात करें इनके अंदर, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो डाई एटॉमिक के अंदर बोलो कितने हो जाएंगे? डाई एटॉमिक, क्योंकि दो ही एटम है ना, एटम ही दो है तो दो ही होंगे। ट्राई एटॉमिक एटम तीन है तो 3 हो जाएंगे।
तो रोटेशन जो होगी अराउंड दीज एटम्स। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, हम थर्ड बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन की। बोलो किस चीज की? वाइब्रेशनल मोशन। तो अगर हम वाइब्रेशनल मोशन की बात करें तो जो आपका ट्राई एटॉमिक आ जाता है, देखो ट्राई एटॉमिक। तो ट्राई एटॉमिक के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे और भी फर्दर डिटेल है वो हम आगे देख लेंगे, सिंपल बातें आपको बता रहे हैं। तो वाइब्रेशनल मोशन बोलो कितना हो जाएगा ट्राई एटॉमिक के अंदर? ये तो मैंने मोशन की बात की आपके साथ, ठीक हो गया, जब वो डिग्री ऑफ जो फ्रीडम की बात हम कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास मेन पॉइंट आ जाता है, जो ये मोनो एटॉमिक हो चाहे डाई एटॉमिक हो चाहे ट्राई एटॉमिक हो, तो यहाँ पे सीपी और सीवी की वैल्यू क्या होती है? तो उससे पहले अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, कि जो आपके पास मोनो एटॉमिक होती है गैसेस, ऐसे ही जैसे डाई एटॉमिक होती है, तो जब भी हम गामा की वैल्यू निकालेंगे, बोलो किसकी वैल्यू निकालेंगे? गामा की वैल्यू। तो गामा की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमें क्या चाहिए? बोलो वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मोनो एटॉमिक, वैल्यू ऑफ गामा। उससे पहले हमें पता होना चाहिए एक तो सीवी की वैल्यू, और एक पता होना चाहिए सीपी की वैल्यू। ठीक हो गया ना? तो मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, तो मोनो एटॉमिक के लिए जो सीवी की वैल्यू होती है, मोनो एटॉमिक के लिए बोलो किसकी? सीवी की वैल्यू जो होती है, दैट इज इक्वल टू 3/2 आर। 3/2 आर, ठीक है बेटा। और आपके सीपी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 5/2 आर। 5/2 आर। क्लियर हो गया बेटा? ये तो हमने बताया मोनो एटॉमिक के लिए। देखो ऊपर हमने ये मोनो एटॉमिक की बातें चल रही है। अब हम डाई एटॉमिक के लिए, जो ये सीपी की वैल्यू आ गई, ये आपके सीवी में आ जाएगी। यहाँ पे देखो 5/2 आर, 5/2 आर सीवी की वैल्यू होती है। डाई, देखो ये डाई के लिए बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। और सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/2 आर। नेक्स्ट हम बात करें ट्राई एटॉमिक के लिए, तो ये 7/2 आर जो आया था, ये याद रखने के लिए बता रहे हैं, याद तो रखनी ही होती है। ट्राई एटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू 7/2 आर है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 9/2 आर। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमने बातें किसके लिए भी लिख दी? सीपी और सीवी की। अब हमें गामा निकालना है। देखो ये जो गामा था, गामा किसके लिए? मोनो एटॉमिक के लिए अगर हम गामा निकालेंगे तो बोलो क्या था? सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी। तो सीपी को सीवी से डिवाइड करना है, देखो आर से आर, टू से टू कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। तो बोलो क्या बचेगा? दैट इज इक्वल टू 5/3। देखो 5/3 आ जाएगा गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए। देखो ऊपर हमने ये मोनो लिख रखा था, यहाँ पे मोनो एटॉमिक के लिए 5/3 क्या होता है? 1.66। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे ही डाई एटॉमिक के लिए जब आप निकालेंगे तो देखो सीपी बाय सीवी मतलब 7/2 आर डिवाइड बाय 5/2 आर, तो बोलो क्या आ जाएगा? 7/5। गामा बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे? उसी टाइप से 7/5, और 7/5 है तो बोलो क्या आ गया? 1.4। क्लियर हो गया? 1.4 ही देखो हमने यहाँ पे लिखा था, ये 1.66 था। अब ट्राई एटॉमिक के लिए देखें, सीपी बाय सीवी करेंगे 9/7 आएगा। गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 9/7। तो बोलो क्या आ गया? 7 1 जा 7, और 2 0 7 3 जा 8, नियरली इक्वल टू 1.3। देखो ये वैल्यू आपकी आ जाती है। क्लियर हो गया ना बेटा? तो ये जो रेशियो होती है स्पेसिफिक हीट की, जो रेशियो है सीपी बाय सीवी, दैट इज कॉल्ड एज द गामा। और ये गामा की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? जैसे मैंने आपको समझा दिया, डिपेंड अपॉन द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। और जो मैंने इधर लिखा, देखो दोबारा से लिख देते हैं, जो सीवी की वैल्यू थी मोनो एटॉमिक के लिए, बोलो क्या थी? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक के लिए देखो ये जो हमने यहाँ पे लिखा 3/2 आर, 5/2 आर, 7/2 आर, तो 3/2 आर, 5/2 आर, 7/2 आर, दैट इज द वैल्यू ऑफ सीवी फॉर मोनो, डाई एंड द ट्राई एटॉमिक गैसेस। ऐसे ही सीपी की वैल्यू क्या होती है? ये 5/2 से देखो हमने स्टार्ट किया था, 5/2 आर, 7/2 आर, 9/2 आर। क्लियर हो गया बेटा? तो यहीं से हम ये कैलकुलेट गामा की वैल्यू कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। हीट कैपेसिटी के बारे में आपने देखा, दो टाइप की थी, सीपी सीवी। उनके बीच हमने देखा कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, जैसे हमने सीखा तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। रेशियो हमने देखी जिसे गामा कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देखेंगे। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है मोलर हीट कैपेसिटी, उसमें तो मोल्स लेंगे, उसमें मोल लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे? तो यहाँ पे अमाउंट हम ग्राम में लेंगे। अगर 1 ग्राम हमारे पास सब्सटेंस, तो मीन्स अब हमने फिक्स कर दिया, इफ वी हैव द सब्सटेंस दैट इज 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस हो, उस वक्त हम कितनी हीट दें कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? दैट इज द स्पेसिफिक हीट। सो द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस। देखो उसी टाइप से जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया, हमारे पास देखो उसी टाइप से कंटेनर है बेटा, देखो यहाँ पे है ना,
और उस वक्त हमने बाहर से बोलो क्या दी बेटा, यहाँ पे हमने हीट दी। और किसको दी? जो सब्सटेंस की अमाउंट हम लेंगे, दैट इज m इज इक्वल टू बोलो क्या, 1 ग्राम। कितनी दें कि जो टेम्परेचर है उसमें dt चेंज कितना हो जाए, T1 से T2, बाद में 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए। सो नाउ दैट द हीट गिवन, दैट इज कॉल्ड एज द, बोलो कौन, ये कौन है ये आपकी, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट। इसको आप स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? दैट इज द स्पेसिफिक हीट। और द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी स्पेशल टाइप की हीट दी है, जो सिर्फ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को ही दी है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं स्पेशल वर्ड, स्पेशल हीट कैपेसिटी, क्योंकि अमाउंट हमने यहाँ पे फिक्स कर दी है। अब नेक्स्ट, मोलर हीट कैपेसिटी, अमाउंट तो यहाँ पे भी फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमने अमाउंट लिया, ये ग्राम में लिया था, देखो 1 ग्राम, इसकी बजाय अगर अमाउंट हम मोल्स में ले लें, इफ द सब्सटेंस टेकन इन मोल दैट इज 1 मोल, दैट कॉल्ड एज द मोलर हीट कैपेसिटी। तो उसको हम क्या कह देंगे बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी। एग्जाम में कन्वर्जन आ जाता है, कोई न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं होता, वो ऐसे कह देंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी इतनी है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट निकालें, या स्पेसिफिक हीट दे दें तो मोलर हीट कैपेसिटी निकालें। मान लीजिए अगर हमने इस कंटेनर के अंदर, मान लीजिए बेटा हमने मीथेन गैस ले ली, यहाँ देखो CH4 का मोलिकुलर मास बताएं बेटा कितना होता है। अगर हमने ये कह दिया 1 मोल है हमारे पास, यहाँ पे 1 मोल का मतलब मोलिकुलर मास, तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 है, तो 4 इजिकल टू 16 ग्राम, इजिकल टू 1 मोल। आप इसको 1 मोल ही तो कहेंगे बेटा, है ना, 1 मोल। तो अगर आप ये 1 मोल सब्सटेंस लेके करें, 1 मोल ले लेते हैं आप यहाँ पे, है ना, मतलब 16 ग्राम ले लेते हैं, एक ही मतलब है। तो वो तो कहलाती है आपकी 1 मोल, तो मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर हमें निकालनी हो मोलर हीट कैपेसिटी, तो निकल गई, पर मोल तो निकल गई वैल्यू। अब हमें 1 ग्राम निकालनी है, तो डिवाइडेड बाय 16 कर दें, तो 16 ग्राम की हीट कैपेसिटी इतनी है, जो भी आंसर आया आपका। 1 ग्राम की कितनी है, तो 1 ग्राम से आपका निकल जाएगा। क्लियर हो गया ना बेटा? आगे बात समझ में अब, मतलब 16 ग्राम का मतलब 1 मोल की है, तो 16 ग्राम की हीट कैपेसिटी कितनी है, आगे आ जाएगा कुछ। 1 ग्राम की कितनी है, तो जो भी आए उसके डिवाइडेड में क्या कर देना बेटा, यहाँ पे 16। अब जो भी आंसर आया वो 1 ग्राम का आया ना, मतलब स्पेसिफिक हीट निकल गई। इसके रिवर्स आ सकता, 1 ग्राम की वैल्यू दे रखी हो, 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी इतनी है, और मीथेन के बारे में पूछे, इसकी मोलर हीट कैपेसिटी, मीथेन का मोलिकुलर मास 16 है। ऐसे हर सब्सटेंस का मोलिकुलर मास बेटा अलग होगा ना, हर किसी का 16 तो होगा नहीं। वाटर का क्या होगा, 18 होता है, H2O फार्मूला है ना, तो 18 ग्राम, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 16 की वजह, एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस के साथ साथ ये चीजें बदलती हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? हर सब्सटेंस की, मेरी टेम्परेचर मेरी बॉडी का बढ़ाना हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो अलग हीट देनी पड़ेगी, किसी दूसरे का बढ़ाना अलग देनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। हर किसी की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, उसकी बॉडी में, हर बॉडी की के अंदर एनर्जी पहले अलग होती है ना बेटा, बाद में कुछ अलग देनी होगी। तो चलो इसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे, अपना अगला पोर्शन लेंगे, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन को डिटरमाइन करेंगे। यानी प्रैक्टिकली आप कैसे करते हैं, तो प्रैक्टिकली आप कैसे करते हैं, द एंथैल्पी ऑफ द कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं, आप उसे क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर उसका नाम रख दिया जाता है। सो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है? द बॉम्ब कैलोरीमीटर कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग वेसल। एक ये वेसल होता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि घर में हम कोई भी, देखो कोई भी कंटेनर हम ले लेते हैं, आमतौर पे लैब के अंदर जब हम इस प्रैक्टिकल को करते हैं, तो भी हमारे जो फ्लास्क टाइप की होती हैं ये चीजें, जैसे थर्मस फ्लास्क होगी, इसी टाइप से की हमें कंटेनर लेना होता है। तो द बॉम्ब कैलोरीमीटर कंटेन ए स्ट्रॉन्ग वेसल विच कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, क्योंकि हीट करेंगे, पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है। देखो क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई होता है, तो क्यू वी हम निकालना चाहते हैं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब हीट देंगे तो वो फटना भी नहीं चाहिए कंटेनर, इसलिए हमने बात लिखी विच कैन विथस्टैंड द हाई प्रेशर एंड इज सराउंडेड बाय द बिग वेसल हैविंग द वाटर इन विच। इसके चारों तरफ बोलो क्या होता है, एक बड़ा वेसल होता है, विच, इन विच बोलो क्या होता है, इन विच ए थर्मोमीटर एंड द स्टीरर इज डिप्ड। क्योंकि थर्मोमीटर की हेल्प से ही तो हम टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। देखो जैसे हमने ये पूरा डायग्राम आपके यहाँ पे दिखा दिया कि कैसे क्या कुछ करना होता है। कहाँ पे हमने, देखो ये स्टीरर, देखो ये स्टीरर ले रखा है हमने यहाँ पे, ये थर्मोमीटर देखो हमने ले रखा है। क्लियर हो गया ना बेटा यहाँ पे सारी चीजें?
तो ये किस टाइप से हम इसको हीट करेंगे, देखो हीटिंग का पर्पस भी दिखा रखा है कैसे। देखो ऑक्सीजन इनलेट, ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमें करनी है हीट करते वक्त, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हीट ऑफ कंबस्शन की। कंबस्शन का मतलब किसी कंपाउंड को जलाना है। मीथेन का कंबस्शन हो गया, तो आपने रिएक्शन पढ़ी थी ना, CH4 इज इक्वल प्लस में O2, तो CO2 प्लस है। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन हमने बताया था, जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो CO2 प्लस वाटर बनेगा। क्या बनना होता है बेटा प्रोडक्ट? CO2 प्लस वाटर। क्लियर हो गया? तो ये कंप्लीट इसका डायग्राम है यहाँ पे, ये किस तरीके से हम हीट ऑफ कंबस्शन को डिटरमाइन करेंगे। अब करते कैसे हैं वो देखते हैं। देखो, तो हीट ऑफ कंबस्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब हम डिटरमाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो हमने आपको बता दिया। बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अब वो स्टेप्स क्या क्या हैं? तो पहली स्टेप देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई कंपाउंड होना चाहिए, कंपाउंड का कोई वेट भी होना चाहिए। इसलिए हम उसको सबसे पहले अपने पास जो केमिकल बैलेंस होते हैं उसके ऊपर जाके हम मेजर करके ही लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि कितना हो कंपाउंड हम ले लेंगे, उसकी अमाउंट का पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल भी मैंने अभी बताया था ना, कि हमें पता होना चाहिए कितना सब्सटेंस हमने ले रखा है, तभी तो हम निकाल सकते हैं क्या, उसकी स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ए नॉन वेट ऑफ द कंपाउंड हुज हीट ऑफ कंबशन इज नॉन, जिसकी हीट ऑफ कंबशन क्या है हमारे लिए? नॉन है। इज कंप्लीटली बर्न्ड, उसको हम कंप्लीटली बर्न करेंगे। किसमें करते हैं बर्न करने के लिए? क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ द एयर, एयर में ही ऑक्सीजन आएगी, along with passing the current in it। करंट किस लिए? ताकि हमें एनर्जी मिले। द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन। देखो नेट हीट देखा जाता है, मैंने बताया था ना रिएक्शन दो टाइप की होती है, या तो एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम चलाते हैं, चलाने के लिए इनिशियली समथिंग हीट इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप ये मत कहना कि सर शुरू में तो आपने ये कह दिया करंट पास कर दिया, एनर्जी दे दिया। हमें बात कर रही नेट, नेट हीट क्या हुई? नेट हीट इज इवॉल्व। नाउ द नेट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ द कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हम लेंगे, दैट विल कॉज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। जो वाटर है बाहर, जो सराउंडिंग में हमने ले रखा था ना जैकेट के बाहर, तो उसका असर किस पे पड़ेगा? जो भी हीट निकलेगी वो आपके वाटर के पास पहुंची, तो वाटर के पास पहुंची, हम स्टीर करते रहेंगे वाटर, वाटर का टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। बाय नोइंग द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, कि वाटर के टेम्परेचर में तो चेंज आ ही गया, द हीट कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। द हीट कैपेसिटी ऑफ द एपरेटस, जो एपरेटस है उसकी हीट कैपेसिटी हम क्या कर सकते हैं? हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो कैसे, बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर, यही सेम प्रोसीजर हम लगाएं। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ द नॉन वेट ऑफ द सैंपल कंपाउंड, जो भी सैंपल कंपाउंड ले रखा था उसका नॉन वेट लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने पढ़ा भी था, क्यू वी किसके इक्वल होता है बेटा? क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई के इक्वल होता है ना। तो दैट इज इक्वल टू एम एस डी टी, दैट इज इक्वल टू बोलो क्या? एम एस डी टी। एम एस डी टी ऐसा हमने क्यों लिखा? देखो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा। क्यू वी क्या था? क्यू वी इज इक्वल टू बोलो, हमने जो अभी लिखा था वो किसके इक्वल होता है? क्यू वी इक्वल होता है आपके, बोलो डीई के, डेल्टा ई के इक्वल होता है ना डेल्टा ई के इक्वल। और डेल्टा ई किसके इक्वल हो गया? एम एस थीटा, एम एस थीटा के इक्वल हो गया, एम एस थीटा के इक्वल हो गया। ठीक हो गया ना। तो ये चीजें हमने कैसे लिखी थी? ये हमने ऐसे लिखी थी, देखो हम आपको बता दें, देखो साइड में थोड़ा सा आपको बताऊं मैं यहाँ पे, देखो ऊपर देखिए आप, CV हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, बोलो बेटा किसके इक्वल होता था? दैट इज क्यू वी डिवाइडेड बाई टी, क्यू वी डिवाइडेड बाई। और ये कब लेते थे? 1 मोल लें, 1 ग्राम लें तभी तो लेते थे। तो क्यू वी किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो यहाँ से, क्यू वी इक्वल हो जाएगा, बोलो किसके? CVT के। CVT हमने बताया था ना यूज करेंगे। मान लीजिए 1 ग्राम के लिए है ऐसा, और मान लीजिए M ग्राम हो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? M से मल्टीप्लाई कर देना। और ये जो CV लिखा है एट द हीट कैपेसिटी, इसको हमने बोलो किससे रिप्रेजेंट कर दिया? यहाँ पे S से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया ना। और बेटा टेम्परेचर को भी कई बार हम बता देते, कई बुक्स में आप देखना उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बोलो किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? थीटा से। और M तो M ही हो गया, तो इसीलिए आपका बेटा यहाँ पे फॉर्मूला कई बार बन जाता है, Q इजिकल टू M को अक्सर पहले लिख देते हैं, फिर S को लिख देते हैं, फिर थीटा को लिख देते हैं, या T लिख देते हैं। तो वही हमने लिखा है, Q इजिकल टू MS T। और T चेंज इन टेम्परेचर होगा, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होगा। यहाँ पे देखो ये DT है, यहाँ पे भी देखो मैंने DT लिख दिया, यहाँ पे भी डी थीटा लिख दिया, ये भी डी थीटा लिख दिया। तो बोलो क्यू इज इक्वल टू MS D थीटा। तो वही हमने लिखा है, देखो क्यू वी इज इक्वल टू, हो गया ना बेटा, देखो क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई होता है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू MS dt, MS dt। तो वही हमने यहाँ पे देखो आपको निकाल के दिखाया ऊपर के, किस तरीके से फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा।
क्योंकि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपने पढ़ा ही था सीवी, तो वहीं से हमने ये फार्मूला लिखा है। आपको ये डायरेक्ट घुटना नहीं होता बेटा, क्लियर हो गया ना? तो ये सिंपल रिलेशन था, उसी से हमने ये लिखा है। चलो आगे। तो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई होता है, दैट इज द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दैट इज आल्सो इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। क्लियर हो गया बेटा? और एम क्या है यहाँ पे? मास ऑफ दिस सब्सटेंस टेकन। डेल्टा टी क्या है यहाँ पे? दैट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर। एस क्या है? दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्लियर हो गया बेटा? आगे बात समझ में? तो सिंपल रिलेशन था, आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ द हीट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, आपको ध्यान होगा ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड को 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस में डालें तो आपकी कितनी हीट इवोल्ट होती है, हमने देखा था। माइनस साइन मतलब हीट इवोल्ट 13.7 किलो कैलोरी हमने लिखा था, इतनी निकलती है। जूल में तो 57.1 हमने देखा था, इतनी एनर्जी निकलती होती है। समझ में आ गई बात? तो इसमें देखो अब हमने क्या किया, अब हम मान लीजिए लैब में चले गए प्रैक्टिकल करने के लिए, तो हमने क्या लिया, 100 ml तो मान लीजिए हमने ले लिया, कितनी नॉर्मेलिटी का, 0.5 नॉर्मेलिटी का HCl हमने ले लिया। और 100 ml ही हमने ले लिया अलग अलग फ्लास्क के अंदर, सेपरेट पॉलीथीन बोतल जो हमने ली, इसके अंदर एक में हमने डाल दिया 100 ml, बोलो क्या, 0.5 HCl, और दूसरी सेम बोतल में हमने क्या डाल दिया, NaOH हमने डाल दिया, सेम अमाउंट पॉलीथीन बोतल के अंदर। आपने देखा होगा जो पॉलीथीन जो बोतल होती है, देखो। फिर इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, पहले आगे देखते हैं। नाउ ऐड द HCl। देखो जो ये दो बोतल आप लेंगे ना बेटा, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आपने मान लीजिए देखो एक बोतल ले ली, पॉलीथीन बोतल, देखो इस टाइप से होंगी बेटा, प्लास्टिक की बोतल, व्हाइट व्हाइट से कलर की दिखाई देंगी, देखो ऐसे बोतल। कि एक बोतल बेटा आपने ली, देखो ऐसे, मैंने तो छोटी सी बनाई है ऐसे। ऐसे एक दूसरी बोतल भी बेटा आपने ले ली, ऐसे दूसरी छोटी सी बोतल ले ली, ठीक है। ऐसे मिलेंगी आपको लैब के अंदर, ऐसे ले ली। एक के अंदर बेटा आपने क्या डाला, इसके अंदर बोलो 0.5 NaHCl, एक में तो बेटा आप HCl डाल देना, एक में क्या डाल देना, HCl, और दूसरे में बेटा क्या डाल देना, NaOH। क्या डाल दोगे आप, NaOH। आगे बेटा बात समझ में? ऐसे दो बोतल लेंगे आप, अलग अलग लेंगे, सेपरेट लेंगे आप, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टीरर भी डाल देते हैं, टेम्परेचर भी डाल देते हैं। इसमें दो होल होते हैं, जो इसका ऊपर कवर होगा ना बेटा, कवर जो ढक्कन होगा, उसके अंदर दो पोर होते हैं, 2 पोर्स, जिसमें एक में स्टीरर डला हुआ होता है, एक में थर्मोमीटर डला हुआ होता है। तो हमने क्या किया, जो HCl वाले में भी थर्मोमीटर है, आपने उसका टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया, NaOH के अंदर भी थर्मोमीटर डाला, उसका भी टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया। दोनों का टेम्परेचर भी आपने देख लिया, HCl वाले का भी और NaOH वाले का, ठीक है बेटा। अब ये दोनों का टेम्परेचर नोट डाउन करने के बाद आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप किसी एक को दूसरे में डाल दें। मान लीजिए आपने HCl, जो HCl वाला था आपका, इस बोतल से आपने क्या किया, नाउ ऐड द HCl जो एसिड है इनटू द अनदर बोतल हैविंग द NaOH। HCl वाले को बोलो किस में ऐड कर देंगे, यहाँ पे NaOH वाले के अंदर आपने एकदम हटाया कवर, और एकदम डाल के एकदम बंद कर देना बेटा, ये नहीं कि खुला रखो, नो, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो हीट रिलीज होगी, वही तो हमें नोट डाउन करना है। और एकदम मिलाते ही साथ कवर कर दें, स्टीरर से हिला दें, और एकदम थर्मोमीटर में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, NaOH वाला जो थर्मोमीटर था इसमें, आप देख लेंगे। नाउ नोट डाउन द हाईएस्ट हाईएस्ट टेम्परेचर अटेंड, बढ़ेगा, हिलाएंगे, हीट निकलेगी, टेम्परेचर कितना बढ़ गया, तो वो आपको नोट डाउन करना है बेटा, कर लेंगे ना। लेट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस। मान लीजिए जो एसिड में मैंने बताया ना, दोनों में हमने थर्मोमीटर डाल रखा था, मान लीजिए जो इनिशियल टेम्परेचर था एसिड एंड बेस का, वो T1 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। नाउ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस, एक को दूसरे में मिलाया है, तो बोलो कितना हो गया, T2 डिग्री सेल्सियस हो गया। जो हाईएस्ट मैंने लिखा ना, हाईएस्ट टेम्परेचर अटेंड, एकदम हीट निकली, टेम्परेचर बढ़ गया, तो कितना हो गया, T2 डिग्री सेल्सियस। तो राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ, T2 माइनस में T1 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया बेटा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपने जो दो सॉल्यूशन आपस में मिलाए थे दोनों बेटा, आपने कितने कितने ले रखे थे, जैसे हमने ऊपर ही बता दिया था। 100 ml तो देखो आपने HCl ले रखा था, ले रखा था ना। और ऐसे ही 100 ml बेटा आपने कौन ले रखा था, आपने NaOH ले रखा था। अब दोनों को मिक्सअप कर दिया तो टोटल बोलो कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। अगर डेंसिटी इनकी अलग है तो डेंसिटी की फॉर्म में कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ml को हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना बेटा, अगर हमने ml की फॉर्म में लिया है तो अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, कैसे आए आप वैसे कर लेंगे। खैर हमने ये यहाँ पे एज्यूम कर लिया, मान लीजिए 100 ml 100 ग्राम ही है, 100 ml 100 ग्राम ही है, ठीक हो गया ना, उस बेसिस के ऊपर। अदरवाइज डेंसिटी अलग, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके ही
आप वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में कन्वर्ट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सिंपल फार्मूले से। क्लियर हो गया बेटा? तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मान लीजिए 100 प्लस 100 200 ग्राम हमने लिख दिया। द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। तो वो हम क्या, कितनी होती है हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर की? 4.184 जूल पर केल्विन पर ग्राम। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद हीट प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल होगी? अभी हमने पढ़ा था फार्मूला, पढ़ा था ना? क्या था बोलो? एम एस थीटा। देखो एम एस डी टी, एम मास, स्पेसिफिक हीट और राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। वही सेम फार्मूला हमने लिखा। और वी कैन से दैट, और हम देखो क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना जो हमने ऊपर लिखा था। द हीट प्रोड्यूस्ड कब, बोलो कब? हीट प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन। देखो जब भी हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हीट तो निकलेगी, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कितनी निकलेगी, और वो भी कब? जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लें तो कितनी निकलेगी, वो तो हम जानते ही हैं पहले से। सो द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन, कब बोलो? व्हेन 100 ml, सीसी का मतलब ml ही होती है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml ही होता है। 1 ml इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। कैसे सिखा रखा था बोलो? बताओ शाबाश, कैसे सिखा रखा था? ऐसे सिखाया था कि जो आपका ये कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके पास देखो बेटा ऐसे ब्यूरेट थी, है ना बेटा, ये ब्यूरेट थी, और इस ब्यूरेट के अंदर क्या होता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है बेटा। और आपने यहां से लेके और यहां तक मान लीजिए ये 1 ml है, 1 ml है, तो इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना बेटा, एरिया, और मल्टीप्लाइड बाय कुछ हाइट भी ले ली, तो क्या बन गया? एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय हाइट की यूनिट क्या होती है बोलो? सेंटीमीटर। तो बेटा बेटा क्या बन गया? सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? तो इसलिए जो 1 ml होता है वो क्या, किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो आप ml कह दो या सेंटीमीटर क्यूब कह दो, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी कह देते हैं। सीएम का सेंटीमीटर और ऊपर 3 है तो क्यूब हो गया, तो सीसी बोल देते हैं। सेंटीमीटर क्यूब कह दो या ml कह दो या सीसी कह दो। क्लियर हो गया बेटा? तो 100 cc ऑफ 0.5 NaCl हमने लिया था, और दूसरा बेस भी कितना, इतना ही हमने लिया। तो बोलो हमारी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी इस फार्मूला से? एम एस थीटा। तो एम बोलो कितना हो गया? देखो ये जो हमने लिखा था 200, हीट प्रोड्यूस कितनी होगी भाई, है ना, क्यू इज इक्वल टू एम एस थीटा। तो 200 एम की जगह 200 लिख दिया, टोटल मास तो 200 हो गया ना। हीट कैपेसिटी कितनी? 4.184 मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर तो हमने नोट डाउन कर लिया थर्मोमीटर की हेल्प से। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, द हीट प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1000 cc, अगर 1000 cc होता दोनों का, मतलब 1-1 लीटर होता, तो क्या करते? तो उस वक्त हम क्या करेंगे बोलो यहाँ पे? अगर देखो 100 cc होता दोनों का, तो 1 cc होता तो क्या होता? 1 cc होता, देखो यहाँ पे 1000 की 1 cc होता तो बोलो क्या करते? डिवाइडेड बाय 100 कर देते। देखो ये डिवाइडेड बाय कर रखा 100, और 1000 में तो मल्टीप्लाइड बाय ऊपर, तो वही तो हमने किया है देखो, 200 मल्टीप्लाइड बाय 4.184 मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1, तो हो गया। तो मल्टीप्लाइड बाय तो देखो 1000 कर रखा, और डिवाइडेड में क्या कर रखा है? 100 ही कर रखा है। क्लियर हो गया ना बेटा? और साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखना है, पर ग्राम इक्विवेलेंट है। मान लीजिए ये यहाँ पे नॉर्मेलिटी 1 n होती तो क्या होता? 1 n होती तो उसी टाइप से अगर 0.5 n है, तो अगर 1 नॉर्मेलिटी होती तो ये डिवाइडेड में आ जाता 0.5, है ना, 0.5 डिवाइडेड में आ जाता, और 1 होती तो ऊपर मल्टीप्लाइड में 1 में चला जाता, तो कोई इसलिए नीचे हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। क्लियर हो गया बेटा? तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कहीं पे कोई मल्टीप्लाई या कुछ और में कुछ हमसे रह गया हो तो आप बता देना यहाँ पे, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाइड बाय, हाँ ये यहाँ पे देखो ये 5 लिख रखा है ना बेटा, ये 0.5 था, देखो ये ध्यान रखो 0.5 था। अब यहाँ पे 0.5 कर ली, डिवाइडेड बाय 0.5 आए, कितना आएगा? 0.5। ये 0.5 नहीं आएगा यहाँ, 0.5 आएगा यहाँ पे। सिंप्लीफाई नहीं लिखा, देखो मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। तो हमने 2 बार मैथमेटिक्स लगाई यहाँ पे। कैसे? 1000 को किस में कन्वर्ट किया? अगर 100 ml को किस में कन्वर्ट किया? 1000 ml होता तो कितना होता? मैथ एक बार लगाया। फिर 0.5 नॉर्मेलिटी का ना होके 1 n का होता तो क्या होता? क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बेसिस पे ही तो हम निकालते थे, ये तो डेफिनेशन थी ना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक हो गया ना, कि द अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द बेस, तो उस वक्त कितनी हीट निकली इन देयर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसा भी हम लिखते थे। तो डाइल्यूट
तो लिया है हमने यहाँ पे। चलो आगे अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। अब ये किरचॉफ लॉ क्या है? देखो, जो किरचॉफ लॉ में बड़ी बेसिक सी बात बताई गई, एक बेसिक सी बात देखी गई, क्या कि इसमें हम हीट जो कैपेसिटी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम, उसका हमें रिलेशन देखना है। कब आएगा चेंज, बताओ। देखो, हमने दो टाइप की हीट कैपेसिटी अभी पढ़ी थी, सीपी या सीवी। आपने देखा जो सीवी होता है ना, सीवी का तो रिलेशन बोलो किसके साथ था? सीवी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डीई के साथ पढ़ा था ना, सीवी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ऐसे ही सीपी किसके इक्वल होता है? डीएच बाई डी टी। तो वही हम रिलेशन सेम देखने वाले हैं। तो कैसे हम निकालेंगे, डिराइव करेंगे, अब देखना। तो द हीट ऑफ द रिएक्शन, इट स्टेट्स दैट, जो किरचॉफ लॉ ने क्या स्टेट किया, इट स्टेट्स दैट द हीट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हीट ऑफ रिएक्शन के अंदर चेंज आता है, कि हीट कम निकलेगी और ज्यादा निकलेगी और ज्यादा निकलेगी, या और कम निकलेगी और कम निकलेगी। तो हीट चेंज तो आना होता है जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, ड्यू टू चेंज इन द स्पेसिफिक हीट, इधर एट कांस्टेंट प्रेशर और द कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो किरचॉफ इक्वेशन क्या है। किरचॉफ इक्वेशन वो इक्वेशन है जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखी थी किरचॉफ लॉ की, उसी को घुमा के देखो हम बोल रहे हैं। एक ऐसी इक्वेशन है जो क्या एक्सप्लेन करेगी, जो एक्सप्लेन करेगी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द हीट ऑफ रिएक्शन। वही तो हमने ऊपर लिखा था किरचॉफ लॉ में, कि हीट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा जब हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे। वही हमने लिखा कि उसी को हम डिटरमाइन करेंगे अब हम, कि व्हाट इज द चेंज अकर in the heat of reaction when we cause the change in the temperature। तो किरचॉफ इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करेगी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हीट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू चेंज इन द स्पेसिफिक हीट, either at constant pressure or the constant volume, that called the किरचॉफ इक्वेशन। वो है क्या? पहली किरचॉफ इक्वेशन तो ये है डेल्टा सीपी। देखो बताया था ना, सीपी इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी होता, वही लिखा है। तो डेल्टा सीपी इज इक्वल टू डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। ऐसे ही सीवी की फॉर्म में क्या लिखेंगे? डेल्टा सीपी की जगह देखो सीवी आ गया, डेल्टा एच की जगह डेल्टा ई आ गया। तो ये दोनों की दोनों किरचॉफ्स इक्वेशन कहलाती हैं। अब हम इनको डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई रिएक्शन थी, एजुमे रिएक्शन, विच टेक्स प्लेस एट द कांस्टेंट प्रेशर। पहले हम बात करेंगे सीपी के बारे में, तो सेम सीवी का भी आ जाएगा। तो हमने एक रिएक्शन मान लीजिए, हम एज्यूम कर ले, जो कैसे चल रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, एंड द हीट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। तो डेल्टा एच बोलो किसके इक्वल हो गया? एच टू माइनस एच वन, एच टू माइनस एच वन। और ऐसा कब हुआ? जैसे मैंने ऊपर लिखा बताया आपको, कि एक ऐसी रिएक्शन हमने एज्यूम कर ली है जिसमें क्या हो रहा है, विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसके दौरान हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ये आपको ध्यान देना है। तो उस वक्त कितना हीट चेंज होगा? तो इक्वेशन नंबर हमने वन लिख दी। तो एच वन और एच टू क्या हुई? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। और अगर हम इस इक्वेशन को जो ऊपर हमने लिखी इसको डिफरेंशिएट कर दे, क्योंकि इफेक्ट हमें किसका देखना है? टेम्परेचर का एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो देखो क्या बन जाएगा। तो ये बन गया, डिफरेंशिएट मतलब डी लगा दिया, डी किसके अंदर? डेल्टा एच के साथ। तो डेल्टा एच बाय डी टी, और बाहर ब्रैकेट के बाहर स्मॉल पी लिखा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसे ही इधर राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो क्या बन गया? डी एच टू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डी एच वन बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर हो गया? ये हमने डिफरेंशिएशन इसका कर दिया। उसके बाद फर्दर फर्दर हम क्या करेंगे, जो ये हमने यहाँ पे लिखा डी डेल्टा एच बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो देखो हमने एच सच लिख दिया। उसके बाद अगली चीज देखो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो सीपी है वो बोलो किसके इक्वल होता है। ये जैसे आपके बताया ना, ये एच टू माइनस एच वन, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी थी। तो ऐसे ही सीपी टू हमने लिख दिया, मतलब प्रोडक्ट साइड के लिए। तो सीपी टू किसके इक्वल होगा? जो ये डी एच बाई डी टी तो सीपी होता है ना, तो दैट इज सीपी टू। ऐसे ही डी एच वन बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होगा? दैट इज सीपी वन। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इक्वल टू सीपी टू माइनस में क्या हो गया? सीपी वन। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलो हम क्या लिख सकते हैं? उसको डेल्टा सीपी लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे बोलो? डेल्टा सीपी लिख देंगे। और हम इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे अब। ठीक हो गया? तो देखो ये डेल्टा सीपी आ गया आपका यहाँ पे। अब अगर हम ये कहें इसका इंटीग्रेट कर दो, और जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी डेल्टा एच बाई डी टी है ना बेटा, ये डी टी को ऊपर ले जाएंगे। देखो यहाँ पे इधर इधर ऊपर ले जाए, डेल्टा सीपी यहाँ पे डी टी आ जाए, और इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम इक्वेशन टी वन से टी टू की तरफ, और डी टी को देखो ऊपर ले जाए यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, इधर कौन रह जाएगा? सिर्फ डी डेल्टा एच रह जाएगा। तो डी डेल्टा एच इंटीग्रेटेड फ्रॉम द टेम्परेचर रेंज टी वन टू टी टू।
अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं T1 से T2, तो फिर इधर जो ये पोर्शन बच गया जो डेल्टा Cp था, और इसके साथ बोलो कौन आ गया, dt भी आ गया, तो बोलो कौन, डेल्टा Cp बाहर हमने रख लिया और dt बोलो क्या अंदर आ गया, और टेम्परेचर रेंज T1 से T2। अब डिफरेंशिएट करते हैं, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 आ जाएगा। तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, क्योंकि T1 से T2 की तरफ गए, तो एंथैल्पी जो डेल्टा H है वो डेल्टा H2 होगी हायर टेम्परेचर पे, लोअर पे क्या होगी डेल्टा H1। ऐसे ही डेल्टा Cp है सच टेम्परेचर में क्या, T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो T2 माइनस T1, तो डेल्टा डेल्टा Cp ब्रैकेट में क्या आ गया, T2 माइनस T1। अब हमें जो डिराइव करना था, अब T2 माइनस T1 को यहाँ पे डिवाइडेड में ले आए इधर, तो उधर डेल्टा Cp रह जाएगा। सो डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। आ गया ना बेटा। सो दैट इज द किरचॉफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द किरचॉफ इक्वेशन। अगर यही हम जो ऊपर देखो हमने लिखा, क्या लिखा था, कि जो में रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट, हमने क्या लिखा था, एट कांस्टेंट प्रेशर, उसकी बजाय हम लिख दें यहाँ पे एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, देन द हीट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी की बजाय क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिर्फ एक ही तो चेंज करना है, कांस्टेंट प्रेशर की जगह कांस्टेंट वॉल्यूम लिख देना, और चेंज इन एंथैल्पी की जगह चेंज इन क्या लिख देना, इंटरनल एनर्जी। ठीक हो गया बेटा। और यहाँ पे डेल्टा एच की जगह डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस ई बना जाएगा, और E1 और E2 क्या होंगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो उसी टाइप से आगे आपका आ जाएगा, सिर्फ आपने क्या चेंज किया, जहां पे आपको एच दिख रहा है वहां पे ई आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी। और जब इंटरनल एनर्जी आ जाएगा तो यहाँ पे dE2/dt होगा, तो इस Cp की जगह Cv बन जाएगा। सो दैट द चेंज, वही देखो हम आपको लिख के बता रहे थे, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो किरचॉफ इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे डिराइव होके आ जाएगी कि डेल्टा Cp की बजाय डेल्टा Cv इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 की बजाय डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 डिवाइडेड बाय वही T2 माइनस T1 है। सो बोथ आर दी किरचॉफ इक्वेशन, दोनों की दोनों किरचॉफ इक्वेशन। एग्जाम के अंदर टीचर क्या कहता है कि आपसे ये डेल्टा E2 माइनस E1 डिवाइड बाय T2 माइनस C1 ये डिराइव करवाए, तो ऊपर मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट प्रेशर की बजाय कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी करके आप डिराइव कर देंगे। क्लियर हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज द जूल्स लॉ। देखो जूल्स लॉ जैसे ही आया, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी थी। तो जो फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट आपने अपनी कॉपी में लिख रखी होगी, आप देखें, अपनी कॉपी निकाल लें, आप चेक कर ले बेशक से, वहां पे आप देखें जब हमने उसको आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई किया था तो क्या रिलेशन आया था। देखो मैं आपके सामने लिखता हूं, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस with volume at constant temperature is equal to 0, means dE by dV at constant temperature is equal to 0। हो गया ना बेटा मैच, हो गया। तो बोलो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द जूल्स लॉ, इसी को हम जूल्स लॉ कहते हैं। तो बोलो जूल्स लॉ क्या हुआ, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी of an ideal gas with a change of volume at constant temperature is always equal to 0। ये जीरो के इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड एज द जूल्स लॉ। अब देखो इसको डिराइव कैसे करें, एक तो हमने पीछे आपको सिखा ही दिया था, वहां पे जो आपकी थर्मोडायनेमिक स्फीयर से हमने डीई, जो डीई का रिलेशन लिखा था, फिर हमने क्या किया था, उसका डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखा था ना बेटा। और फिर हमने क्या किया था, उसमें मैक्सवेल रिलेशन लगाया था, फिर जो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। फिर उसके अंदर हमने क्या किया था, आइडियल गैस का रिलेशन लगाया था, पी वी इक्वल टू आर टी, है ना। और फिर हमने ये फाइनली डिराइव कर दिया था वहां पे। और कैसे कर सकते हैं, देखो देखो जो एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी, इट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक हो गया बेटा। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर दें, कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर दें, तो क्या मिलेगा, ये ई का तो बन गया बेटा डीई, और ये फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो अगर हम इसका इफेक्ट देखें वॉल्यूम के साथ तो, या टेम्परेचर के साथ, तो पहले टेम्परेचर के साथ डीई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt आ जाएगा। और ऐसे ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद dv देखेंगे तो डीई बाई dv एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो dv ये आ गया बेटा। ठीक हो गया ना। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रख दें, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ये वाला जो फैक्टर है, देखो ये वाला, ये dt जो है ये फैक्टर, ये तो जीरो हो जाएगा ना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रखेंगे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, हमने पढ़ा था।
अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें सिस्टम का, तो मतलब पार्टिकल जो भी जितने प्रेजेंट हैं, वो टेम्परेचर तो तभी कांस्टेंट है ना जब उनकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। तो देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डीई की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो अगर हम ये दो कंडीशन लगा दें, तो डीई की जगह भी जीरो कर देंगे, डीटी की जगह जीरो, डीटी की जगह जीरो, तो ये पूरा फैक्टर जीरो। तो मतलब डीई बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डीवी ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो देखो हमने क्या लिखा, डीई बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीवी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा, तो ये डीटी जीरो, तो ये फैक्टर जीरो, ये फैक्टर जीरो, तो रिमेनिंग थिंग इज इक्वल टू जीरो। लेकिन डीवी जीरो हो नहीं सकता। हमने ऊपर पढ़ा है ना जूल्स लॉ में क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस विद अ चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में तो चेंज हुआ, वॉल्यूम में तो चेंज हुआ है। तो वॉल्यूम में अगर हुआ है चेंज, तो डीवी तो जीरो हो नहीं सकता। तो क्या जीरो होगा, तो ये रिमेनिंग फैक्टर डीई बाय, हाँ ये जो रेशो है ना, ये जरूर जीरो हो सकती है, क्योंकि चेंज कितना आया, चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जीरो हो सकता है। तो मीन्स डीवी तो जीरो हो नहीं सकता, तो रिमेनिंग जो फैक्टर इसमें बच गया, तो क्या बच गया, डीई बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज विल बी जीरो। और इसी को जूल्स लॉ कहते हैं। और ये मैंने बताया फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से भी डिराइव किया। आप उसको पैरेलली, पैरेलली देखो यहाँ पे लाइन लगा के और साइड में उसको भी डिराइव करके रख लेना, दोनों चीजें आपके आमने सामने हो जाएंगी। हो गया बेटा। इसके बाद हम देखते हैं जूल्स थॉम्पसन इफेक्ट। जूल थॉम्पसन इफेक्ट, देखो एक डायग्राम आपके सामने ड्रा किया। देखो ये डायग्राम जो हमने ड्रा किया, कुछ ये और नहीं, देखो क्या है हम आपको बता दें। देखो बड़े ध्यान से देखना, मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन है, देखो एक कंटेनर है, उस कंटेनर को देखो मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया, ध्यान देना। देखो बेटा ये एक कंटेनर था हमारे पास, ठीक हो गया बेटा। ये पिस्टन हमने लगा दिया, पिस्टन लगाया बेटा। और फिर हमने क्या किया, जो ये पिस्टन कंटेनर हमने लगाया, हम दो काम कर सकते हैं बेटा। या तो ये जो वॉल है ना बेटा, ये वॉल, ये तो पोरस प्लग बनाएंगे इसको, पोरस प्लग मतलब इसके अंदर से गैस जा सकती है इधर से उधर, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उस वक्त, वैसे नहीं, ऑन अप्लाइंग प्रेशर मूवमेंट हो सकती है। या हम क्या करें, इसके अंदर इंसुलेटेड टाइप की, देखो एक ऐसे हम पाइप लगा दें, देखो पहले यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे भी देखो इस टाइप से, और बीच में एक प्लग लगा देंगे, देखो यहाँ पे, या तो इस कोने दोनों पे लगा देंगे ना। और उसके बाद इधर भी हमने बिल्कुल सेम इसी टाइप का कंटेनर लिया है, उसके ऊपर भी देखो बेटा पिस्टन लगा हुआ है। ठीक हो गया, आगे बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, पहले दो इधर वाला देखो, देखो इधर वाला जो एक कंटेनर हमारा, देखो इधर वाला जो कंटेनर, इसके अंदर हमने गैस भर रखी। तो हम इसकी मूवमेंट दिखाएंगे बेटा, फ्रॉम ए प्रेशर, हाई प्रेशर है मान लीजिए, एट ए हाई प्रेशर से, देखो इधर से, और यहाँ पे प्लग को ओपन कर देंगे, इधर जाएगी एट ए लो प्रेशर। ये जाएगी कब, या तो प्लग खोल दें, या मान लीजिए प्लग नहीं, मैंने बताया जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा है, ये पोरस प्लग, देखो बीच में डार्क लाइन दिखा रखी है ना बेटा, ये डार्क लाइन ये क्या है, यहां से प्रेशर के साथ ही आपकी गैस की मूवमेंट होगी। इस कंटेनर के अंदर हमने जो गैस फिलअप कर रखी है, इसकी बोलो मूवमेंट कहाँ पे होगी, दूसरी साइड में, इसके थ्रू, देखो इसके थ्रू अभी मूवमेंट होगी यहाँ पे। फिर उससे क्या होगा, मूवमेंट होगी गैस की, देखो प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे, तो ये पिस्टन बाहर चला जाए। ठीक हो गया ना। तो अब सीखते हैं सारी बातें, ये आपका जूल थॉम्सन इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसके दौरान हमें क्या अरेंजमेंट चाहिए, वो मैंने आपको पहले यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। क्लियर हो गया बेटा। तो अब देखो हम करेंगे क्या, एक बड़ी बेसिक सी चीज हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं। इट स्टेट्स दैट, मान लीजिए ये पूरा का पूरा कंटेनर है ना बेटा, दोनों साइड का ध्यान रखना, ये एडियाबेटिक कंडीशन है। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको डबल कोटेड कर दें, देखो यहाँ से ऐसे डबल कोटेड कर दें, डबल कोटेड मतलब नो हीट विल बी पास, हीट पास नहीं हो सकती, ठीक है ना बेटा। ऐसे ये भी डबल कोटेड कर दिया बेटा, हीट ना अंदर से बाहर जा सकती, ना बाहर से अंदर आ सकती। क्लियर हो गया, इंसुलेटेड हमने कर दिया। ऐसे ही दूसरा जो कंटेनर है, उसको भी देखो हम क्या कर देंगे, इधर से इंसुलेटेड है बेटा, कंप्लीटली इंसुलेशन, कंप्लीट इंसुलेशन है। मतलब हीट की मूवमेंट तो होगी ही नहीं, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। ऐसे ही देखो हमने इधर डार्क लाइन लगा रखी है, अपने डायग्राम दिख रहा है बेटा, डार्क डार्क लाइन का मतलब क्या है, कंप्लीट इंसुलेशन, कंप्लीट इंसुलेशन। अब देखो हमने क्या लिखा स्टेटमेंट में, देखा इट स्टेट्स दैट द एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक की सेंस तो बता दी हमने यहाँ पे, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन का मतलब हमने देखो क्या किया, अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, पहले जो वॉल्यूम है ना बेटा, ये V1 है यहाँ पे। अब उस स्टेटमेंट का मतलब समझा रहा हूँ, जो पहले हमने पढ़ चुके हैं, पहले जो हम पढ़ चुके हैं स्टेट ऑफ मैटर वाली यूनिट में। मान लीजिए बेटा ये वॉल्यूम था इसका V1, V1 था बेटा, ठीक हो गया।
ये है आपका, और यहाँ पे हाई प्रेशर है, प्रेशर तो बेटा ज्यादा है ना, गैसेस को यहीं पे इंटेक्ट है। ये दूसरा खाली है बेटा कंटेनर, दूसरे कंटेनर में कुछ भी नहीं है अभी, यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। फिर हमने क्या किया, ये जो बीच में से प्लग है इसको बेटा खोल दिया, खोलने के बाद बेटा ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम। मतलब गैस फैल गई इस कंटेनर से उस कंटेनर तक, इस कंटेनर से उस कंटेनर तक। अभी देखो दूसरी चीज भी अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं शुरू की बातें बता रहा हूँ जो आप पहले पढ़ चुके हैं। हमने प्लग को हटा दिया, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया बेटा V1 से भी, देखो ये पूरा बड़ा वॉल्यूम हो गया ना बेटा, ये फुल वॉल्यूम, क्योंकि प्लग को तो हटा दिया तो कंटिन्यूटी बन गई ना। तो गैस के पार्टिकल जो पहले इकट्ठे थे देखो इंटेक्ट थे आपस में, देखो इनकी एक पार्टिकल की, देखो एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के साथ आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी। बोलो क्या थी इनकी आपस में? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी। प्लग खोल दिया, प्लग खोल दिया, बाहर से तो हीट आ नहीं रही जो इस अट्रैक्शन को तोड़ दे और ये दूर हो जाए और मूव कर जाए। तो क्या हुआ, जो पार्टिकल ने खुद की अपनी इंटरनल एनर्जी यूज की एक दूसरे से दूर होने के लिए, क्योंकि इनके बीच में पहले अट्रैक्शन थी, तो खुद की जो इंटरनल एनर्जी यूज की एक दूसरे से दूर हुए और ये प्लग के थ्रू मूव करके दूसरे कंटेनर में पहुंच गए, है ना। इट इज रीजन ऑफ रो, अब लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर रीजन, मूव कर गए एक कंटेनर से दूसरे की तरफ, और आपस की जो अट्रैक्शन थी उसको ब्रेक किया तभी तो मूव कर पाए होंगे। अट्रैक्शन कैसे टूटी? पार्टिकल ने खुद की एनर्जी ही यूज कर दी, इंटरनल एनर्जी घट गई पार्टिकल की, और इंटरनल एनर्जी हो गई कम तो टेम्परेचर कम हो गया, मतलब कूलिंग हो गई। क्या हो गई? कूलिंग। तो आप बड़े ध्यान से देखें, ऐसा सिर्फ तभी हो पाया जब ये ऐसी गैस हमने इसमें भर रखी थी जिन गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन थी। अगर हम ऐसी गैस यहाँ पे भर दें जिन गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, तो क्या होता? तो हमें उनको खुद की अपनी इंटरनल इंटरनल जो एनर्जी वो यूज नहीं करनी पड़ती, बस इतनी सी बात है। तो हमने क्या लिखा है, मान लीजिए हमने, और ऐसा जो अट्रैक्शन वाली गैसेस होती है वो रियल गैस होती है, मान लीजिए हमने रियल गैस भर दी। तो इट स्टेट्स दैट, ऊपर आप डेफिनेशन देखें जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में, इट स्टेट्स दैट द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए रियल गैस, रियल गैस का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं ऐसे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें, उस केस में ऐसा नहीं होता, उनमें ये माना गया है कि उनके बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं। थ्रू फाइन पोरस पोर, इस प्लग को मान लीजिए हटा दिया, ये इधर चले गए, तो क्या हुआ? फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब पहले इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा थी, टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, अब अट्रैक्शन टूटी तभी तो उधर मूव कर गए, टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर चले गए, पार्टिकल दूर हो गए, कॉजिंग द कूलिंग इफेक्ट, तो अब कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। इसी को जूल थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज द जूल थॉमसन इफेक्ट। समझ गए बेटा, आगे बात समझ में? तो ये इसकी सेंस थी कि ऐसा क्यों हुआ। देखो अब आगे, अब हम पढ़ते हैं इसी चीज को थोड़े और अच्छे से। एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो हम जानते ही हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ने लिख दिया। एज द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, क्योंकि प्रोसेस हमने एडियाबेटिक चलानी है, तो यहाँ पे जो डी क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या होगी बोलो? जीरो। तो डीई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू के इक्वल हो गया। अब अगर हमें एक्सपेंशन करना है, बोलो क्या करना है? एक्सपेंशन। तो हमने पढ़ा था ना साइन कन्वेंशंस, तो अप्लाई करो साइन कन्वेंशन। कुछ भी सिस्टम के अंदर हो तो पॉजिटिव, सिस्टम के बाहर हो तो नेगेटिव। एक्सपेंशन कर रहे हैं मतलब जो कंटेनर है उसका पिस्टन ऊपर उठेगा, कब उठेगा? वर्क कौन करेगा? सिस्टम, अंदर के पार्टिकल टक्कर मारेंगे पिस्टन को, अंदर की तरफ से हो रहा है वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम है। अंदर से बाहर की तरफ, तभी तो बाहर की तरफ पिस्टन गया, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, कुछ भी सिस्टम के अंदर हीट अंदर जा रही है पॉजिटिव, वर्क डन अंदर की तरफ हो, बाहर से अंदर की तरफ तो पॉजिटिव। अब तो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम है। सो ड्यूरिंग द adiabatic expansion work is done by the system, so the negative sign will be the use as per the sign convention, साइन कन्वेंशन के अनुसार नेगेटिव साइन यूज अब हमें करना है। क्लियर हो गया इतना? तो d इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस डब्ल्यू, या माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, आप डब्ल्यू लिखते हैं कि मतलब माइनस डी क्यों लिखा है? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, अभी तो हमने सीखा था, देखो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली समझाया था मैंने कि जब हम ऐसा करते हैं तो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन थी, और जब लो प्रेशर रीजन में गए तो खुद की एनर्जी उसने यूज की थी, एनर्जी कम हो गई, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? नेगेटिव, कम हो गई ना बेटा। तो माइनस डी इज इक्वल टू वर्क डन, वो वर्क डन के इक्वल है। कार्य किया पार्टिकल्स ने, एक दूसरे से दूर करने के लिए काम किया उन्होंने, काम किया तो इंटरनल एनर्जी घट गई, टेम्परेचर डाउन हो गया, यही हमने पढ़ा था अभी। अब आप ये सेंस समझ गए होंगे, माइनस डी इज इक्वल टू डब्ल्यू।
तो मीन्स ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन बोलो क्या हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान, कब बोलो, थ्रू ए होल इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर रीजन में जब हमने किया तो क्या हुआ, बोलो क्या होता है इसके दौरान, नो एक्सचेंज ऑफ द हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, एडियाबेटिक है, वो एक्सचेंज तो होने नहीं दिया हमने, तो फिर क्या करें, नाउ द सम वर्क इज डन बाय द गैस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ने ही कुछ कार्य किया, मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन थी आपस में एक दूसरे के बीच में, अपने आप को दूर करने के लिए मॉलिक्यूल के ही एफर्ट लगे, मॉलिक्यूल ने ही काम किया, तो ये हमने लिखा है सम वर्क इज डन बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स टू सेपरेट अपार्ट देमसेल्फ, अपने आप को एक दूसरे से दूर करने के लिए, उससे क्या हो गया, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, जो इंटरनल एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज हो गई, तो उससे क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और कूलिंग इफेक्ट हो गया, मीन्स द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड द कूलिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस, तो इस टाइप से आपको एग्जाम में लिखना होता है, ठीक हो गया। तो दूसरे शब्दों में आप क्या कहेंगे, इट स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज जिसे आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें एंथैल्पी जो है कांस्टेंट रहे, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ द रियल गैस टू ए फाइन पोर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर इज जीरो, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता, एंथैल्पी चेंज जीरो होती है, तो ये आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस भी होती है। अब कैसे होती है, क्या होती है, कैसे ये निकालें कि जो हमने लिखा डेल्टा एच जीरो होता है, तो अब हम वो चीज देखने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, तो चलते हैं अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के। तो मान लीजिए वर्क डन ऑन द सिस्टम, देखो यहाँ पे तुमने क्या किया, देखो ये पहला पिस्टन है, देखो इधर ये कंटेनर, ये दूसरा है, तुमने क्या किया, बाहर से देखो प्रेशर लगाया, बाहर से बोलो क्या लगाया हमने, प्रेशर, तो प्रेशर लगाया तभी तो ये पिस्टन अंदर जाएगा ना बेटा। यहाँ पे देखो ये दो पार्ट बना रखे, पार्ट वन पार्ट टू, ये बीच में पोरस प्लग हमने लगा दिया, तो जैसे ही हमने इधर से प्रेशर लगाया, जो हमने P1 लिख रखा है, देखो जैसे प्रेशर लगाया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वर्क डन का फार्मूला पीवी होता है, तो इसको प्रेशर लगाया P1, और जो वॉल्यूम घट गया, देखो वॉल्यूम घट गया ना बेटा, पहले यहाँ पे था पिस्टन, देखो डॉट 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 करके दिखा रखा है, अंदर की तरफ चला गया इस पार्ट के अंदर, ये दो कंटेनर लगा लो, ये दो कंटेनर, वन कंटेनर सेकंड कंटेनर, और बीच में कॉमन वॉल है, और ये पोरस प्लग है, कॉमन वॉल जो है, अब आप मेरी बात समझ गए। तो इधर जो प्रेशर लगाया P1, वॉल्यूम घट गया, V1 हो गया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो P1 V1 विद प्लस साइन, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने दिखाया, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में अब ऐसे ही राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो जैसे ही इधर लगाया, ये पिस्टन इधर गया, तो ये पोरस प्लग के थ्रू गैस उधर चली गई दूसरे रीजन के अंदर, और उधर जाके उन्होंने क्या किया, पिस्टन के ऊपर देखो प्रेशर लगाया, ये पिस्टन बाहर की तरफ गया, पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा, ये शुरू वाली लाइन, और ये गया बाहर की तरफ, तो ये P2 प्रेशर लगा, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पे, ये V2 हो गया, ठीक हो गया। तो हमने बोलो क्या लिखा, नेगेटिव साइन लिखा हमने यहाँ पे, -P2 V2, नेट वर्क डन कितना हो गया, नेट वर्क डन, तो -P2 V2 प्लस P1 V1, इधर भी कुछ काम हुआ, इधर भी कुछ काम हुआ, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो गया, तो ये हमने लिखा यहाँ पे, एज ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान, हमने पीछे देखा ही था, तो डीई किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू के इक्वल होता है, डब्ल्यू के इक्वल होता है, तो हमने क्या लिखा, -P2 V2 प्लस P1 V1, हो गया ना। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमने पहले ही यूज कर ली थी, जो वर्क डन उधर लिखा, इसलिए डब्ल्यू के साथ हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगा रखा, क्योंकि हमने पहले ही साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज कर ली बेटा। तो जो E2, जो यहाँ पे E2 है, बोलो कौन है, E2 माइनस E1 किसके इक्वल हो जाएगा, अगर चेंज की फॉर्म में अगर हम लिखें, इसकी फॉर्म में लिखें, चेंज की फॉर्म में, तो डीई को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो डी इज इक्वल टू E2 माइनस C1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, लिख दिया, और चीजें आपकी एस एच P1 V1 को पहले लिख देते हैं, क्योंकि इसके साथ प्लस साइन है, P2 V2 के साथ माइनस साइन, इसको बाद में लिख देते हैं, तो क्या बन गया, E2 माइनस C1 इज इक्वल टू P1 V1 माइनस में P2 V2। अब देखो हमें यही तो निकालना है कि चेंज इन एंथैल्पी जीरो होती है, एंथैल्पी का रिलेशन क्या था, बोलो एंथैल्पी का रिलेशन क्या था, एंथैल्पी का जो भी रिलेशन है वो हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से भी आपको सिखाया था, सीखा था कि नहीं सीखा था आपने, देखो फिर बता देता हूँ साइड में, बेटा ये चीजें ना भूलना मत, मान लीजिए कोई बच्चा एकदम भूल जाएगा, सर वो तो भूल गए एच का रिलेशन क्या था, तो आपको ये थर्मोडायनेमिक स्क्वायर याद करना है, बोलो कैसे था, SP सत्य प्रकाश, वेरी टायर्ड वेरी टैलेंटेड, सब पकवान वेरी टेस्टी, कुछ भी याद कर,
यहाँ पे एच था, हर घर आई यूनिटी, या बोलो, या फिर बोलो ई से लिखा था एनर्जी। हमें एच के बारे में निकालना है, एच का रिलेशन बोलो क्या था, एच इजिकल टू ई प्लस पीवी, यही तो था ना, एच इजिकल टू ई प्लस पीवी। तो ई से स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि एच का तो रिलेशन है ई से, एच इजिकल ई प्लस पीवी है ना, तो ई से देखो, ई से निकाला। तो ई से जब निकाला, ई से तो देखो मैंने पीछे भी बताया था, ये रहा ई। तो एरो बोलो किसकी तरफ आया, बोलो शाबाश, बताओ किसकी तरफ, ये वी की तरफ। देखो ई से वी की तरफ, तो हमने देखो सबसे पहले बोलो क्या लिखा था, ई लिखा था हमने ऐसे, ठीक है। अब वी की तरफ आया, वी से डायगोनल लेके जाओ, किधर गया, अपवर्ड डायरेक्शन में डायगोनल गया, अपवर्ड में, तो वी से पी की तरफ, तो ई प्लस पीवी। ये जो एरो पहला लगाया था देखो, ये जो यू से वी की तरफ लगाया था, ये देखो नीचे की तरफ है, तो इसके एंटी पैरेलल चलेगा, एंटी पैरेलल एच की तरफ गया, पहले भी तुमने बताया था, तो इजिकल टू एच, इजिकल टू बोलो क्या होता है एच। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से हमने ये रिलेशन निकाला था। इनका स्पेशल नाम भी था, पूछूंगा मैं आपसे, बताओ क्या कहते थे ये ऐसे स्पेशल रिलेशंस को। चलो खैर, तो हमें ये निकालना है बेटा, यहाँ पे एच निकालना है, एच इजिकल टू ई प्लस पीवी होता है, तो ई के साथ में पीवी का जाना जरूरी है। तो ई तो बेटा इधर हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, ई टू माइनस ई वन, पीवी को उधर जाना जरूरी, ई टू के साथ टू वाली टर्म जानी चाहिए, तो माइनस पी टू वी टू उधर जाके प्लस में पी टू वी टू हो जाएगा, है ना। और माइनस का ही ई वन, तो ये उधर जाके माइनस का पी वन वी वन हो जाएगा। तो देखो वही हमने किया, पी टू के उधर माइनस पी टू वी टू था, उधर जाके क्या बन गया, पी टू वी टू प्लस का, ये माइनस में इवन था, तो ये माइनस का ही हो गया, उधर जाके माइनस पी वन वी वन। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस अगर हम कॉमन निकाल लें इसमें से, देखो इस दूसरे फैक्टर में से, अगर हम यहां से इस पूरे के अंदर से माइनस कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या बच जाएगा, ई वन प्लस में पी वन वी वन, है ना बेटा। तो देखो ई टू प्लस पी टू वी टू माइनस कॉमन, तो ई वन प्लस पी वी वन इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो जीरो। और ये जो E2 है, E2 प्लस PV2, बोलो ये क्या है, ये तो H2 हो गया ना बेटा, और माइनस में इधर क्या है, H1 इजिकल टू जीरो हो गया ना। तो H1 को उधर ले जाएं, और करके आप लिखना चाहें तो बोलो आपने क्या सीखा, तो H2 है, बोलो वो किसके इक्वल हो गया, H1 के इक्वल हो गया ना बेटा। तो एंथैल्पी में कोई चेंज आया नहीं, तो H2 इज इक्वल टू H1 हो गया, बोले H2 इज इक्वल टू क्या हो गया, H1। अगर ऐसे लिखना चाहे H2 माइनस H1 डेल्टा H, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा H इज इक्वल टू जीरो, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एंथैल्पी जीरो है, एंथैल्पी चेंज क्या है, जीरो है। फिर हो गया बेटा, आगे बात समझ में यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब जूल थॉमसन कोफिशिएंट्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, जूल थॉमसन कोफिशिएंट्स के बारे में। तो देखो अभी जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि द चेंज इन द टेम्परेचर टेक्स प्लेस विद द चेंज ऑफ प्रेशर। तो टेम्परेचर में चेंज आएगा जब हम प्रेशर में चेंज करेंगे, एट कांस्टेंट एंथैल्पी, जब हम एंथैल्पी को रख दे कांस्टेंट। तो कैसे लिखा, म्यू इज इक्वल टू डी टी बाई डी पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो ये म्यू होता है, म्यू क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इसको म्यू से लिखेंगे, तो म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू डी टी बाई डी पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, एट कांस्टेंट एंथैल्पी। क्लियर हो गया बेटा। तो जो ये ऊपर हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, इससे देखो क्या प्रूव हुआ। इस फार्मूले से हम देखो क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना, कि बोथ dt एंड dp नेगेटिव, अगर देखो dt भी नेगेटिव हो dp भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो के म्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। म्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और कूलिंग इफेक्ट होगी, बोलो क्या होगी, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। अब ये डीपी का मतलब क्या है, देखो डीपी का मतलब चेंज इन प्रेशर, प्रेशर क्या कर दें, डीपी का मतलब नेगेटिव का मतलब क्या था, प्रेशर घटा दे, अभी तो पढ़ा था कि एंथैल्पी चेंज जीरो मतलब एडियाबेटिक कंडीशन कर दें। और गैस गैस जो हमने रियल गैस ली थी, गैस को कहां पे पास करें, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर। पहले प्रेशर मान लीजिए 10 था, बाद में कर दिया 5, तो प्रेशर घटा के नहीं घटा, घट गया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए पहले प्रेशर बेटा, मान लीजिए 10 एटमोस्फियर था, है ना, 10 एटमोस्फियर था पहले प्रेशर, और बाद में जब उस गैस को हमने पास किया, और बाद में प्रेशर बोलो कितना हो गया, 5 एटीएम हो गया, प्रेशर तो कम हो गया ना बेटा। तो चेंज इन प्रेशर कैसे निकालते हैं, डीपी, बोलो, फाइनल फाइनल कितना था, 5 माइनस इनिशियल, बोलो आंसर किस में आया, नेगेटिव, है ना, -5। तो यही हमने कहा है, डीपी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, हमने लिखा है देखो डीपी नेगेटिव, नेगेटिव।
तो जब हमने देखा था, जब हमने गैस को पास किया था फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो क्या हुआ था अभी सीखा था। हायर प्रेशर का मतलब क्या था, गैस पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है। बोलो क्या है, ज्यादा है। देखा था ना अभी, देखो ये छोटा कंटेनर हमने लिया और ये बीच में पाइप लगा के बड़ा कंटेनर था, देखा ऐसे बीच में प्लग को हटाया, गैस पार्टिकल के बीच यहाँ पे अट्रैक्शन क्या थी, बोलो मोर अट्रैक्शन थी। तो जैसे ये प्लग बीच का हमने खोला, गैस पार्टिकल की मूवमेंट हुई, तो क्या हुई, वर्क डन किया गैस पार्टिकल ने अपने आप, अभी हमने बताया था एक दूसरे को दूर करने के लिए। और फिर यहाँ पे रीजन P1 था, यहाँ पे प्रेशर, और पूरा खोल दिया, पूरा बड़ा प्रेशर हो गया ना बेटा P2। यहाँ पे क्या है, P2 इज ग्रेटर देन, प्रेशर क्या हो गया बोलो, डिक्रीज हो गया है ना। तो P2 इज लेस देन P1 हो गया, क्योंकि पहले प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर तो कम हो गया। P2 इज लेस देन P1, तभी तो नेगेटिव आया। और जब पार्टिकल ने वर्क डन किया है, खुद की इंटरनल एनर्जी यूज कर ली है एक दूसरे को दूर करने के लिए, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो व्हेन ए गैस इज पास फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, देन ऑलवेज द कूलिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस, मींस डिक्रीज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। तो यही हमने लिखा है, डीपी अगर नेगेटिव है, 10 से 5 कर दिया तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया, डीटी भी नेगेटिव हो गया, और दोनों नेगेटिव हैं तो म्यू पॉजिटिव हो गया, और कूलिंग तो होनी ही थी। तो मैं मींस इस रिलेशन से हमने क्या सीखा, जब म्यू पॉजिटिव होगा तो कूलिंग होगी, कूलिंग क्या है, हो जाएगी, कूलिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस। अब इससे रिवर्स की अगर हम बात करें, रिवर्स का मतलब क्या हो गया, देखो, इफ dt इज पॉजिटिव, dp इज नेगेटिव, dp इज बोलो क्या हो, dp तो नेगेटिव है, dp तो नेगेटिव है। जैसे हमने बताया, प्रेशर तो हमने डिक्रीज कर रहे हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये है, लेकिन dt पॉजिटिव किन गैसेस के लिए बताया था मैंने, जिनमें हाइड्रोजन हीलियम के केस में बताया था ना, ऐसा होता नहीं। क्योंकि यहाँ पे तो रियल गैस की ऐसी गैस थी जिनके पार्टिकल के बीच में पहले पहले स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी, पहले ज्यादा अट्रैक्शन थी गैसेस के बीच में, तभी तो उनको एक दूसरे से दूर होने के लिए, अपनी अट्रैक्शन जो उनके बीच में है उसको तोड़ने के लिए खुद की एनर्जी यूज उनको करनी पड़ी, तो इंटरनल एनर्जी कम, टेम्परेचर कम, इसलिए कूलिंग हो गई थी। लेकिन जिनके बीच में पहले ही अट्रैक्शन है नहीं, तो क्या होगा, तो कूलिंग तो होगी नहीं, हीटिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस, वहां पे क्या हो जाता है बोलो, हीटिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस। क्लियर हो गया बेटा। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव। तो डीपी तो बेटा नेगेटिव ही लिखना है, बिकॉज एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो एक अलग अलग गैस है, रियल गैस है, तो कूलिंग, हाइड्रोजन हीलियम ले ली तो हीटिंग, तो लेकिन कर रहे हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन, मतलब फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ही जा रहे हैं। डीपी तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन डीटी क्या रहने वाला है, उसके बेसिस के ऊपर कूलिंग या हीटिंग इफेक्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, चलो अब आगे चलते हैं। तो इन सम गैसेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया, हाइड्रोजन हीलियम के केस में गैसेस गेट वार्म अप, जो गैसेस हैं बेटा क्या हो जाती हैं, वो आपकी वार्म अप हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ कूलिंग, द हीटिंग टेक्स प्लेस। तो अब हम क्या करें ऐसी गैसेस के लिए, अब क्या किया, देखो ऐसा क्यों हो रहा था, अब ध्यान से सोचें। क्योंकि ये कूलिंग तब हो रही थी ना जब गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होनी चाहिए थी पहले, है ना। तो अट्रैक्शन कैसे करें, हमने क्या किया, ये जो कंटेनर था ना बेटा, कंटेनर, इसको अलग अलग टेम्परेचर पे रख के देखा, मतलब इनके बीच अट्रैक्शन क्रिएट करवाते हैं। आपने देखा ना, सर्दी का मौसम आ जाए तो आप क्या करते हो, आप नजदीक हो जाते हो, नजदीक आना शुरू हो जाते हो। ऐसे ही हमें जो हाइड्रोजन हीलियम है, इनके बीच में पहले कोई अट्रैक्शन क्रिएट करवाते हैं। कैसे, कोई टेम्परेचर तो होगा ना, जिसके बीच के पार्टिकल के बीच का गैप कम हो जाए, कुछ अट्रैक्शन पैदा हो जाए। तो कुछ टेम्परेचर पहले से ही हम क्या करें, डिक्रीज करेंगे, है ना, कुछ पार्टिकल तक। तो हमने कुछ टेम्परेचर पहले डिक्रीज किया इनका एक्सपेंशन करवाने के लिए, मतलब यहाँ पे छोटे कंटेनर में हाइड्रोजन हीलियम को भरने से पहले हमने क्या किया, इनको कुछ टेम्परेचर तक हमने इनका कुछ टेम्परेचर डाउन किया, ताकि इनके बीच में अट्रैक्शन पैदा हो जाए। और फिर हमने इनका एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया, तो क्या देखा, कूलिंग हो गई। तो वहीं के लिए ये डेफिनेशन आती है जिसे इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। मतलब ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पार्टिकल के बीच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के बीच, हीलियम हीलियम के बीच में अट्रैक्शन पैदा हो चुकी है, ये वो टेम्परेचर। समझ में आ गई बात। तो इन्वर्जन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के बीच, या अगर हीलियम भर रखी है तो हीलियम हीलियम के बीच में कुछ अट्रैक्शन पैदा हो चुकी है, ये है वो टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर। और अब अगर हम इस टेम्परेचर पे, जब अट्रैक्शन पैदा करवाने वाला आ गया टेम्परेचर, अगर अब हम इस टेम्परेचर पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर दें हाइड्रोजन और हीलियम का, तो क्या होगा, वो भी कूलिंग ही देंगे, क्योंकि अट्रैक्शन होगी ना बेटा। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन करेंगे तो उन गैस को एक दूसरे से दूर जाना होगा, दूर जाने के लिए, डियाबेटिक है, बाहर से तो हीट आएगी नहीं,
तो उनको खुद की अपनी वर्क डन करना पड़ेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। नाउ द कूलिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस। तो द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमने अट्रैक्शन पैदा करवा दी। द टेम्परेचर एट विच नाउ देयर इज ए अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन हाइड्रोजन और द हीलियम हीलियम, एंड नाउ at that temperature, if the adiabatic expansion of these two gases, that is the hydrogen or helium, takes place, then cooling effect takes place. Now that temperature is called as the inversion temperature. अब इसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर। और ये जो बुक्स में हमें लिखा मिलता है, ये वो टेम्परेचर जिसके ऊपर पहले हमने अट्रैक्शन पैदा करवाई इनके बीच, वो हाइड्रोजन के लिए है -80 डिग्री से, कहीं पे -78 डिग्री कर देते हैं। तो एग्जैक्ट आप मैच कर लेना, मेरे को ये लिखा मिला बुक में, मैंने ये लिख दिया। और इन्वर्जन टेम्परेचर हीलियम के लिए -240 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन या हीलियम के बीच में अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। और अब जब हम करते हैं इनकी इस टेम्परेचर पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो ये कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं। अब ये हीटिंग नहीं करते क्योंकि हमने अट्रैक्शन पैदा करवा दी। समझ में आ गया बेटा? अब देखो आगे। इफ dt इज जीरो, इफ dt इज जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ dp, किसी भी वैल्यू के लिए dp अगर जीरो है तो म्यू भी जीरो हो जाएगा। मतलब नीदर कूलिंग नॉर हीटिंग टेक्स प्लेस, ना तो हीटिंग होगी ना ही कूलिंग होगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने। पहला पॉइंट क्या था? जब कूलिंग होती। दूसरा क्या था? जब हीटिंग होती। तीसरा क्या था? जब dt टेम्परेचर में ही चेंज ना आए तो म्यू जीरो हो जाएगा, ना हीटिंग होगी ना कूलिंग होगी। तो अब देखो जो हमने अभी आपको बताया था ये बातें, देखो फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होता है? द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है उनके पार्टिकल के बीच में? बोलो, नेग्लिजिबल होती है। सो नो एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग द adiabatic expansion. So the internal energy of the ideal gas doesn't decrease, वो डिक्रीज होगी नहीं। So there is no change in temperature. तो इसलिए म्यू इज जीरो फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए म्यू क्या होता है? बोलो, जीरो। अगर हम आइडियल गैस ले लें तो ये थर्ड कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। क्लियर हो गया? अब हम प्रूव करना चाहते हैं ये अपना रिलेशन। बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। देखो अभी हमने पढ़ा सीखा जाना कि जो एंथैल्पी है इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक हो गया? तो इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर दें तो कैसे करेंगे? dH इज इक्वल टू, बोलो, dH इज इक्वल टू डी एच बाय डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dP, प्लस में फिर टेम्परेचर के साथ dH बाय dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt। ठीक हो गया बेटा? अगर कांस्टेंट एंथैल्पी रखें, क्या रखें? कांस्टेंट एंथैल्पी, तो क्या होगा? अब वो इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा? अगर एंथैल्पी कांस्टेंट रखेंगे तो ये डीएच बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे डीएच हो जाएगा जीरो। डीएच क्या हो जाएगा? जीरो। देखो हमने जीरो कर दिया। अब जो ये बची हुई चीजें हैं यहाँ पे देखो, डीएच बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीपी प्लस डीएच बाय डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर डीटी, जो हमने यहाँ पे लिखा। तो अब इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? लेकिन उससे पहले क्या करें? देखो दो काम कर सकते हैं। या तो आप इसको देखो, ओवरऑल हम क्या करते हैं कि इसको पूरे को डिवाइड करते हैं डीपी से, इस पूरी को। तो डीपी बाय डीपी इधर आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डीटी बाय डीपी आ जाएगा। एट कांस्टेंट एंथैल्पी है तो बाहर एच भी लिख देंगे। देखो ये तो क्या बन गया? डीएच बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा। डीपी तो कैंसिल हो गया ना बेटा, डीपी से डीपी है ना। तो डीएच बाय डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर एज सच। अब यहाँ पे आ गया डीटी बाय डीपी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंथैल्पी तो हमने इज इक्वल टू जीरो मान रखी ना, कांस्टेंट एंथैल्पी है। अब फर्दर क्या लिख सकते हैं? देखो अब देखो आपने क्या क्या सीखा है। आपने देखो ये सीख रखा है ना कि डीएच बाय डीटी, डीएच बाय डीटी तो सीपी होता है, तो इसलिए इसमें हमने डीएच बाय डीटी की जगह तो सीपी लिख दिया है यहाँ पे। ठीक हो गया? और अभी अभी सीखा था म्यू के बारे में। सीखा था कि नहीं सीखा था म्यू के बारे में? अभी सीखा था आपने। तो म्यू क्या होता है? बोलो, म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू डीटी बाय डीपी। यही तो था एट कांस्टेंट एंथैल्पी। द चेंज इन टेम्परेचर विद द चेंज इन प्रेशर। बोलो क्या था आपका? एट कांस्टेंट एंथैल्पी आपका म्यू था, तो हमने यहाँ पे म्यू लिख दिया। क्लियर हो गया? और इसको देखो कैसे ला सकते हैं, एक चीज और देखो आप यहाँ ध्यान से देखना। ये जो रिलेशन था, हम इनको इधर तो बोलो डीएच बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीपी आ गया, इसको अगर दूसरी साइड लेके जाएं तो माइनस साइन आ गया है ना बेटा, आ गया ना माइनस। अब क्या करें? बड़ा सिंपल सा काम। और डीएच बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब इधर इसको दूसरी साइड में आप ले जाएं, देखो दूसरी साइड में डीपी, तो क्या बन गया? dt बाय डीपी। और ये dH बाय dt किसके इक्वल होता है? हमने सीख लिया, सीपी के। देखो सीपी, तो dH बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी जगह तो मैंने सीपी लिख दिया। और डीपी को नीचे ले गए तो dt बाय डीपी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, क्योंकि एंथैल्पी तो कांस्टेंट। तो ये हम बता रहे हैं कि यहां से अगर हम सीधा चले, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से आप नीचे चल के, तो हमने डिराइव करके आपको दिखाई दिया
कि यहां तक आप कैसे पहुंचे, बता दिया था ना। अब दूसरा तरीका, यहाँ पे हमने जो लिखा था डिवाइड थ्रू आउट बाई डीपी की बजाय आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे पहुंच गए, ये पहुंच गए। अब इसके बाद आगे क्या करें, देखो अब ये dt बाय डीपी, देखो ये dt बाय डीपी ये म्यू है ना बेटा, देखो ये तो म्यू है, ये तो म्यू है। तो देखो क्या करेंगे, dh बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस सीपी, और इसकी जगह क्या लिख दिया बोला हमने, म्यू। अब ये जो रिलेशन जो हमने पहले निकाला था उसके बाद भी तो यही आएगा, देखो dh बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये प्लस था इधर इज इक्वल टू जीरो, तो ये प्लस वाला उधर जाके माइनस, तो माइनस है सीपी म्यू, एक ही बात है बेटा, आप कैसे भी कर लेना, दोनों वे मैंने आपको बता दिया है। अब म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखो म्यू ही तो निकालना है ना ऊपर, म्यू, तो बस एक ही तो स्टेप बच गई। देखो dh बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अब डिवाइडेड में 1/cp आएगा, नेगेटिव साइन उधर चला जाएगा, और सीपी इधर है ऊपर तो नीचे चला जाएगा। तो दैट्स ऑल, ये आपका रिलेशन निकल गया, ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम में काफी बार आता है ये रिलेशन। तो आप ध्यान रखना, अगर ये रिलेशन आज है डिराइव करना, तो इस तरह से आपको इसको डिराइव कर देना। क्लियर हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि म्यू जीरो होती है फॉर द आइडियल गैस। देखो जैसे कि हम जानते हैं, अभी हमने निकाला यहाँ पे कि म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल था, -1/cp dh बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो अभी अभी हमने डिराइव किया है। और ये भी हम जानते हैं कि H जो एंथैल्पी हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से कई बार आपको आज निकाल के दिखा दिया है, तो H इज इक्वल टू प्लस पीवी होता है। ये वैल्यू पुट कर दें, तो म्यू इज इक्वल टू 1 - cp SH रहा, H की जगह हमने क्या पुट कर दिया, E प्लस पीवी, और सारी चीजें देखो SH है, इसमें कोई चीज नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देते हैं। म्यू इज इक्वल टू 1 - cp, तो देखो बेटा SH है, तो डीई हो गया, डीई के देखो कॉमन है ना डिवाइडेड में डीपी, तो डीई बाई डीपी एट कांस्टेंट, देखो टेम्परेचर तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो डीई बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस ये पी है यहाँ पे, तो डी पीवी बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक हो गया बेटा, इतना क्लियर है इतना। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, हमने लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान देने की बात है, कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर, अब यहां से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलने वाला है। देखो वो क्या है, अब देखें आगे। तो म्यू इज इक्वल टू, ध्यान दें, म्यू इज इक्वल टू -1/cp, देखो 1/cp एच एच है ना बेटा, 1/cp एच एच है। अब हमने एक ही काम किया है इधर, देखो इधर ये डी बाई डीपी में डीवी से मल्टीप्लाई कर दिया और डीवी से ही डिवाइड कर दिया, डीवी से मल्टीप्लाई डीवी से डिवाइड। अब यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो ये डीई बाई डीपी फैक्टर है, इसको डीवी से मल्टीप्लाई डीवी से डिवाइड, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, लेकिन डीवी से डिवाइड किया, डीवी से जो डिवाइड किया वो तो डीपी को तो बाहर निकाल लो। ठीक हो गया बेटा, तो डीई के डिवाइडेड में डीवी आ गया, और जो ऊपर मल्टीप्लाई किया था तो डीवी बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया। क्लियर हो गया, इतना ही हमने चेंज किया। उसके बाद आगे देखो, अब ये हमने क्यों लिखा, सीखो बताओ जानो। क्योंकि टेम्परेचर बेटा हमने कांस्टेंट कर रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आपने सीखा था पीछे, बोलो क्या सीखा था, जूल्स लॉ सीखा, जूल्स लॉ में सीखा था ना, या फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से भी निकाला था। ये डीई बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोलो क्या होता है, ये हमेशा जीरो होता है फॉर एन आइडियल गैस। ऊपर देखो क्या लिख रखा है, आइडियल गैस, कंडीशन लगा दी, एज द गिवन गैस इज आइडियल गैस, यहाँ पे लिख देना आप, एज द गिवन गैस इज द आइडियल गैस, सो डीई बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज जीरो। चलो ये तो मान लिया, आगे डीवी बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर अपने आप जीरो हो गया बेटा, है ना, प्लस में। अब आगे देखो जो डिफरेंशिएशन होता है पीवी का, पीवी इज ए कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा था ना बेटा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 ऐसे आप पढ़ते थे। तो पीवी कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो तो बेटा जीरो होता है, तो इसीलिए ये भी जीरो हो गया। अब ये सारी चीजें जीरो, तो म्यू बेटा किसके इक्वल आ गया, ये बातें हमने लिख दी ना बेटा, अभी बताया था, ये जूल्स लॉ के अनुसार है, और ये डीपी बाय जीरो फॉर एन आइडियल गैस है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो म्यू किसके इक्वल हो गया, जीरो, यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमने ये भी प्रूव कर दिया, एग्जाम में ऐसा आ जाता है। क्लियर हो गया, तो आज हमने काफी चीजें सीखी, जूल्स लॉ पढ़ा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा है ना, और उससे पहले हमने किरचॉफ इक्वेशन पढ़ी, किरचॉफ्स लॉ पढ़ा, उसका डेरिवेशन हमने देखा किस टाइप से डिराइव किया जाता है। तो जितना भी आज हमने पढ़ा ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके डिफरेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने होते हैं, तो आप इनको बड़े अच्छे से कर लेंगे। तो कोई भी जो चीज है उसको आप छोड़ना ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से आप पूछ सकते हैं, दैट ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। तो आपको कोई डाउट हो तो पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ऑफलाइन क्लास में आके आप पूछ सकते हैं।
ओके बेटा, थैंक यू।